एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है जिसे एक भयानक हाथ ने पकड़ रखा है। माँ भय से देखती है जब एक विशाल नीला राक्षस उसके बच्चे को पकड़े हुए है। प्राणी गिरे हुए अधिकारियों के बीच खड़ा है। पूर्णिमा के नीचे एक डरावना दृश्य, चमकती लाल आंखों के साथ वह असहाय शिशु को और ऊंचा उठाता है। राक्षस प्रहार करने की तैयारी करता है, माँ की निराशाजनक विनती को अनदेखा करते हुए। अचानक एक जोरदार धक्का सड़क के पार सुनाई देता है। भीड़ जम जाती है। उनके चेहरे शुद्ध सदमे और अविश्वास के मुखौटे बन जाते हैं। लेकिन कोई दौड़ता हुआ आता है, अचानक रुक जाता है। साधारण कपड़ों में एक रहस्यमय आदमी अब उस राक्षस के सामने खड़ा है। राक्षस का हाथ, जो अभी भी बच्चे को पकड़े हुए है, उड़ जाता है। उसका चेहरा शांत है, एक साधारण मुखौटा और टोपी के पीछे छिपा हुआ। प्राणी का कटा हुआ अंग फुटपाथ पर गिरता है। हैरान राक्षस अपनी गायब बांह को देखता है। उसका सदमा जल्दी ही जलती हुई गहरी लाल क्रोध में बदल जाता है। निडर नायक अपने हाथ से खून झाड़ता है। क्रोधित जानवर हमला करता है, बच्चे को हवा में उछाल देता है। माँ डर के मारे चिल्लाती है, अपने गिरते बच्चे की ओर बढ़ती है। एक झटके में वह अपने बच्चे को पकड़ लेती है, उसे कसकर थाम लेती है। अब वह आदमी पूरी तरह से मुक्त राक्षस के सामने अकेला खड़ा है। ये जमीन पर जबरदस्त ताकत से वार करता है, कंक्रीट को चकनाचूर कर देता है। वह आसानी से इस विनाशकारी प्रहार से बच जाता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक झलक उभरती है। वह प्राणी के धड़ पर एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। टक्कर से विशाल जानवर पास की दीवार में जा टकराता है। जहां यह टकराया वहां एक बड़ा छेद हो जाता है। वह नहीं रुकता, राक्षस को फिर से हवा में उछाल देता है। प्राणी अपने विशाल जबड़े खोलता है, उसे निगलने के लिए तैयार, लेकिन नायक उसे एक विनाशकारी अप्रकट से मिलता है। अंतिम किक से पराजित राक्षस रात के आकाश में उड़ जाता है। चांद के खिलाफ उसकी परछाई बनती है। खतरा अंततः समाप्त हो गया है। उसका चेहरा ठंडा है, उसकी मुट्ठी कसकर बंद है। एक स्मृति चमकती है, एक लाल दुश्मन के खिलाफ एक मुक्का। वह कभी तीव्र हमलों की बौछार से अभिभूत था, लेकिन तब भी उसने अपनी पूरी ताकत से प्रतिकार किया। याद उस प्राणी की हार की चीख के साथ समाप्त होती है। वह उस गिरे हुए जानवर पर विजय प्राप्त करने की याद करता है। वर्तमान में वह उस राक्षस के ऊपर खड़ा है जिसे उसने अभी हराया है। प्राणी की आंखें निर्जीव हैं, जबकि उसकी शांत हैं। भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध चुप्पी में घूरती है। उनके चेहरे आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण है। वह आराम से अपने हाथ को अपने शॉर्ट्स पर साफ करता है। फिर एक व्यक्ति ताली बजाना शुरू करता है। जल्द ही दर्शकों के बीच तालियां गूंजने लगती हैं। उनकी प्रशंसा से उसकी नजरें नहीं बदलती। भीड़ जयकारों में फूट पड़ती है, अपने नए नायक का स्वागत करती है। वह उन पर पीठ फेर कर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिस माँ को उसने बचाया था वह उसे पुकारती है। वह रुकता है, कंधे के ऊपर से पीछे देखता है। वह आंसुओं से भरी आंखों से उसका धन्यवाद करती है, पूछती है कि वह उसे कैसे चुकाएगी। बिना कुछ कहे वह उसकी कृतज्ञता से मुंह मोड़ लेता है। एक ही छलांग में वह जमीन से उछल जाता है। दर्शक देखते हैं कि वह चांदनी रात के आकाश में उड़ जाता है। भीड़ में एक व्यक्ति अंततः उस किंवदंती का नाम रखता है, ओवरमैन। ओवरमैन शहर की ऊंची इमारतों के बीच उड़ता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह रात में तेजी से आगे बढ़ता है। दृश्य अगले दिन एक शांत हाई स्कूल में बदल जाता है। कक्षा के अंदर एक शिक्षक एक नया पाठ शुरू करते हैं। वो बोर्ड पर विषय लिखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। ये शब्द प्रकृति की विनाशकारी घटनाओं को संदर्भित करता है, लेकिन यह मानव नियंत्रण से परे अजेय शक्तियों का भी वर्णन करता है। शिक्षक वर्तमान राक्षस संकट का एक आदर्श उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन पीछे दो छात्र पूरी तरह से एक फोन से विचलित हैं। एक अपने दोस्त को व्हाइट कैप सुपरह्यूमन की कार्रवाई में एक वीडियो दिखाता है। यह नायक की पिछली लड़ाई का एक दुर्लभ उच्च गुणवत्ता वाला क्लिप है। वे आश्चर्य में देखते हैं जब नायक एक विनाशकारी प्रहार करता है। टिप्पणी अनुभाग भय और बहस से भरा हुआ है। एक और छात्र मुड़ता है, खुद वायरल क्लिप देखना चाहता है। शिक्षक अंततः कक्षा के पीछे की गड़बड़ी को नोटिस करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें डांटे, स्कूल में एक तेज सायरन गूंजता है। स्कूल की आपातकालीन प्रसारण प्रणाली अचानक सक्रिय हो जाती है। एक आपदा चेतावनी चमकती है और शिक्षक का चेहरा पीला पड़ जाता है। जो छात्र वीडियो देख रहे थे वे अब सदमे में जमे हुए हैं। कमरे के उस पार अचानक चेतावनी से हर कोई चौंक जाता है, यहाँ तक कि एक सोता हुआ छात्र भी तेज अलार्म से जाग जाता है। ये इनह्यूमन्स अलर्ट सिस्टम से एक आधिकारिक चेतावनी है। छात्र तुरंत पैकिंग शुरू कर देते हैं, उत्साहित हैं कि स्कूल रद्द हो गया है। घोषणा में इंचॉन पोर्ट के पास एक इनह्यूमन देखे जाने की चेतावनी दी गई है। शिक्षक अपनी किताब पटकते हैं, अनुशासन की मांग करते हुए। वह सभी से आग्रह करता है कि वे शांति से बाहर निकलें और सीधे घर जाएं। एक छात्र घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका घर खतरे के क्षेत्र के पास है। एक लड़की इस अफरा तफरी को देखती है। उसके मन में एक चिंतित विचार आता है। वह महसूस करती है कि ये हमले अधिक से अधिक बार हो रहे हैं। एक स्मृति उभरती है, एक पिछले अमानवीय की जिसने भारी विनाश किया था। जैसे ही छात्र बाहर भागते हैं वह देखती है कि एक व्यक्ति नहीं हिला है। पहले वाला लड़का अभी भी अपनी डेस्क पर सो रहा है, अनजान। वह हिचकिचाती है, फिर सोते हुए छात्र को पुकारती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, आखिरकार उसे जगा देता है। वह सुस्ती में स्क्रीन की ओर देखता है, जूरी का कॉल देखता है। वह कॉल का जवाब देता है। उसका रवैया अभी भी नींद में है, लेकिन उसकी आंखें चौकन्नी हो जाती हैं जब उसे एक स्थान बताया जाता है, इंचॉन पोर्ट। लड़की चौंक जाती है जब वह अचानक उसकी ओर मुड़ता है। वह उसे खाली नजरों से देखता है, पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वह समझाती है कि एक अलर्ट है और उसे घर जाना चाहिए। उनकी आंखें
संक्षिप्त पूछताछ के लिए मिले। वह जोर से जम्हाई लेकर उसे विदा करता है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह चली जाती है, सोचती है कि उसका लापरवाह रवैया मौत की इच्छा है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी नींद भरी अभिव्यक्ति घातक गंभीर हो जाती है। वह नीचे झुकता है और अपनी डेस्क के पास से अपना जिम बैग उठाता है। अंदर उसका हीरो गियर पैक और कार्रवाई के लिए तैयार है। वह सावधानी से खाली कक्षा को एक आखिरी बार देखता है, फिर वह दरवाजे से बाहर निकलता है, कोशिश करता है कि कोई उसे न देखे। दृश्य इंचॉन पोर्ट की ओर बदलता है, जहां एक राक्षस प्रकट हुआ है। एक गुस्सैल ट्रक ड्राइवर अपने वाहन को गियर में डालता है। वह एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबाता है, सीधे उस प्राणी की ओर बढ़ता है। विशाल ट्रक नीले इनह्यूमन की ओर तेजी से बढ़ता है। एक हताश गर्जना के साथ ड्राइवर टक्कर के लिए तैयार होता है। ट्रक राक्षस से टकराता है, लेकिन वहीं रुक जाता है। विशाल वाहन बल से पीछे की ओर उड़ जाता है। ये एक ढेर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि प्राणी पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के खड़ा रहता है। ड्राइवर अविश्वास में बिना हिले प्राणी को देखता है। प्राणी अपने शक्तिशाली मुट्ठी को क्षतिग्रस्त ट्रक के ऊपर उठाता है। यह अपना हाथ नीचे लाता है, वाहन के केबिन को नष्ट कर देता है। प्रहार की ताकत से मलबा हवा में उड़ जाता है। ड्राइवर, जो समय रहते बच निकला था, पूरी तरह से भयभीत होकर देखता है। पास में छिपा एक कामगार घबरा जाता है, जबकि उसका दोस्त उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वह जोर देकर कहता है कि उन्हें बस छिपकर इंतजार करना चाहिए जब तक कि सेना नहीं आ जाती, लेकिन उनका छिपने का स्थान खोज लिया जाता है जब राक्षस उनके ऊपर मंडराता है। स्कूल में वापस झूरी हीरो से उसकी स्थिति पूछती है। वह बाथरूम से जवाब देता है कि स्थिति गंभीर है। अब अपने हीरो के परिधान में वह पुष्टि करता है कि वह जा रहा है और उसके कान में ईयरपीस है। झूरी उसे निर्देशांक देती है, जो स्कूल से 11 मिनट की दौड़ पर है। खिड़की की चौखट पर बैठा वह पुष्टि करता है कि वह जाने के लिए तैयार है। एक दृढ़ नजर के साथ वह अपनी प्रस्थान की घोषणा करता है। वह इमारत से कूदता है, आकाश में उड़ता हुआ। वापस बंदरगाह पर दो कामगार विशालकाय जानवर से घिर जाते हैं। उनमें से एक पसीने से तरबतर हो जाता है, ये समझते हुए कि वे फंस गए हैं। उसका दोस्त बहादुरी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही पराजित हो जाता है। एक शक्तिशाली प्रहार आदमी को धातु के कंटेनर में पटक देता है। वह हारकर और निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर जाता है। राक्षस अब अपनी ठंडी नजरें बचे हुए मजदूर पर डालता है। वह अपनी विशालकाय हाथ को जोर से नीचे लाता है। दूसरा आदमी दीवार के सहारे गिरा हुआ है, बुरी तरह घायल। प्राणी एक और मजदूर को भागने की कोशिश करते हुए देखता है। एक ही छलांग में यह भागते हुए आदमी के पीछे दौड़ता है। यह जोरदार धमाके के साथ उतरता है, उसका रास्ता रोकते हुए। डरा हुआ आदमी अपनी जान की भीख मांगता है जब राक्षस उसे पकड़ लेता है, लेकिन प्राणी उसे निर्दयता से एक तरफ फेंक देता है। वह एक शिपिंग कंटेनर के किनारे से टकराता है। वह दर्द में कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। टक्कर से उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। वह ऊपर देखता है, उसका चेहरा भय से भरा हुआ है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह आने वाले खतरे को देखता है। राक्षस की छाया उस पर पड़ती है, उसकी उपस्थिति भारी है। वह अंततः एक अमानवीय के सच्चे भय को समझता है। अपने मन में वह अपनी नियति को स्वीकार करता है, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन अचानक एक रिंच हवा में उड़ती है और रुकने के लिए चिल्लाती है। ये प्राणी की मोटी खाल से टकराकर बेअसर हो जाती है। राक्षस रुकता है, उसकी आंखें चिढ़ के साथ फड़कती हैं। वह मुड़कर देखता है कि पहले का वह जिद्दी कामगार अपने बॉस को पुकार रहा है। आदमी अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जानवर को गालियां देता है। इस बीच ओवरमैन खतरे के क्षेत्र की ओर दौड़ता है। झूरी उसे उसके ईयरपीस के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, उसकी अद्भुत गति को ट्रैक करती है। वह शहर के माध्यम से लाल और सफेद की एक धुंध की तरह चलता है। वह उसे सूचित करती है कि आधिकारिक टास्क फोर्स भी रास्ते में है, लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि सावधान रहे, क्योंकि राक्षस की शक्ति अज्ञात है। वह हवा में छलांग लगाता है। उसका गंतव्य अंततः दृष्टि में आता है। दृश्य वापस बंदरगाह की निराशाजनक स्थिति पर कटता है। घायल मजदूर अपने बॉस से चिल्लाता है कि उठो और भागो। वह दृढ़ता से खड़ा है, अपने दोस्त के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। बॉस समझता है कि उसका दोस्त उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर रहा है। प्राणी की ठंडी लाल आंख अपने नए लक्ष्य पर टिक जाती है। आदमी अपनी रिंच को कसकर पकड़ता है, ये जानते हुए कि वह बस भाग नहीं सकता। अपने परिवार के बारे में सोचते हुए वह अनिवार्य अंत के लिए तैयार होता है। वह राक्षस की डरावनी उपस्थिति से पूरी तरह दबा हुआ है, लेकिन प्राणी की आंखें अचानक आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। यह मुड़ जाता है, घायल बॉस को जमीन पर भ्रमित छोड़कर। जिद्दी कामगार भी राक्षस की हरकतों से उतना ही हैरान है। वह इसे दूर जाते हुए देखता है, उम्मीद करता है कि यह बस चला जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब यह एक शिपिंग कंटेनर पर मुक्का मारता है। इसका शक्तिशाली हाथ आसानी से मोटी स्टील की दीवार को मरोड़ देता है। अविश्वसनीय ताकत के साथ वह पूरे कंटेनर को ढेर से खींच लेता है। राक्षस विशाल वस्तु को फेंकने की तैयारी करता है। कर्मचारी भय से देखता है जैसे कंटेनर उसकी ओर उड़ता है। वह जम जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह कुचला जाने वाला है। अचानक लाल और सफेद रंग की चमक में एक आकृति प्रकट होती है। ओवरमैन घातक प्रक्षेप्य को रोकने की तैयारी करता है। कामगार ऊपर देखता है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। एक ही मुक्का विशाल कंटेनर को टुकड़ों में तोड़ देता है। कामगार का दिमाग इस असंभव दृश्य को समझने के लिए संघर्ष करता है। वह स्तब्ध खड़ा रहता है जबकि उसके चारों ओर मलबा गिरता है। वह जमीन पर जोरदार तरीके से फिसलते हुए उतरता है, स्तब्ध कार्यकर्ता को बचाते हुए। एकाग्र दृष्टि के साथ नायक नई खतरे की ओर दौड़ता है। कार्यकर्ता केवल देख सकते हैं, अपने अचानक बचाव पर अवाक।
नीला प्राणी इस अप्रत्याशित व्यवधान से आश्चर्यचकित होकर देखता है। ओवरमैन उस जानवर को डांटता है, उसे खतरनाक चीजें न फेंकने के लिए कहता है। अपने ईयरपीस के माध्यम से जूरी पूछती है कि क्या वह नर्वस है, लेकिन वह विचलित लगता है। अचानक उस राक्षस की आंखें खतरनाक लाल रंग में चमकने लगती हैं। वह जूरी से पूछता है कि क्या उसे इसके साथ संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके मास्क पर एक छोटा कैमरा सक्रिय होता है जो इस मुठभेड़ को रिकॉर्ड करता है। अपने बेस में जूरी सहमत होती है कि यह एक पतला मौका है, लेकिन कोशिश करने लायक है। उसे कुछ महत्वपूर्ण सलाह याद आती है जो उसने कभी प्राप्त की थी। एक फ्लैशबैक एक सबक दिखाता है, हमेशा पहले उनसे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई बोल सकता है तो वे अमानवीय रहस्यों को जान सकते हैं। उसकी सलाह का पालन करते हुए नायक पूछता है कि क्या प्राणी बात कर सकता है। वह शांति से समझाता है कि उसने पहले भी इसके जैसे अन्य प्राणियों से मुलाकात की है। राक्षस केवल कुछ गहरे अमानवीय ध्वनियों के साथ प्रतिक्रिया करता है। उसका शरीर चमकने लगता है, एक भयानक लाल रूप में बदल जाता है। प्राणी का मुंह खुल जाता है जिसमें धारदार दांतों का जबड़ा दिखाई देता है। उसके पैर कंक्रीट को तोड़ते हैं जब वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अब एक विशाल लाल दानव के रूप में वह अकेले नायक पर हावी हो जाता है। यह अंधाधुंध गति से झपटता है, उस जगह को तोड़ता है जहां वह अभी खड़ा था। ओवरमैन देखता है, उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद बह रही है। राक्षस की आंख चमकती है, अपने लक्ष्य पर घातक इरादे से टिक जाती है। वह हवा में कूदता है, प्राणी के शक्तिशाली हमले से बाल बाल बचता है। उसका प्रतीक राक्षस की अविश्वसनीय रूप से मजबूत बांह द्वारा रोक दिया जाता है। वह अपने धूप के चश्मे पहनता है, उसका चेहरा ठंडा और गंभीर हो जाता है। प्रभाव से एक झटका लहर उत्पन्न होती है, लेकिन नायक पीछे धकेल दिया जाता है। राक्षस अपने विशाल हाथ को एक विनाशकारी प्रहार के लिए तैयार करता है। वह जूरी को रिपोर्ट करता है कि बातचीत विफल रही क्योंकि वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है। उसी समय एक सैन्य हेलीकॉप्टर आता है जो अराजक दृश्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक समाचार दल एक हेलीकॉप्टर से बंदरगाह के ऊपर से लाइव रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टर घोषणा करता है कि वे हवा में सुरक्षित दूरी से प्रसारण कर रहे हैं। वह उत्साह से पुष्टि करती है कि व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन मौके पर है। इनह्यूमन सब्जुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स भी पहुंच गई है। सैन्य वाहन और सैनिक बंदरगाह के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। एक कमांडर अपने सैनिकों को आग न खोलने और तैयार रहने का आदेश देता है। एक सैनिक नोट करता है कि उनकी भारी तोपखाना संकीर्ण युद्ध क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती। कमांडर अपने अधीनस्थ से कहता है कि वह असली खतरे को नहीं समझता। वह बताते हैं कि उनके हथियार एक अमानवीय के खिलाफ बेकार हैं। खुफिया रिपोर्टों से पुष्टि होती है कि नायक की शक्ति उनसे कहीं अधिक है। कमांडर गंभीरता से कहते हैं कि राक्षस भी उतना ही शक्तिशाली है। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर सुपर ह्यूमन गिर जाता है तो वे इसे रोकने में असमर्थ हैं। सैनिक अपने उद्देश्य पर सवाल उठाता है, उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। कमांडर एक ट्रक की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि उनके पास एक बैकअप योजना है। अंदर एक मांसल आदमी कृत्रिम हाथ के साथ योजना बी के रूप में इंतजार कर रहा है। ओवरमैन ऊपर उड़ते हुए समाचार हेलीकॉप्टर की ओर देखता है। पूरा शहर एक विशाल सार्वजनिक स्क्रीन पर लड़ाई को अनफोल्ड होते हुए देख रहा है। प्रसारण में दिखाया जाता है कि नायक लाल राक्षस के साथ जोरदार टकरा रहा है। उसकी कक्षा की लड़की चिंता के साथ देखती है जबकि रिपोर्टर उसे मानवता के लिए नायक कहता है। लेकिन प्रसारण देख रहे अन्य लोग सोचते हैं कि हीरो लड़ाई हार रहा है। ओवरमैन को राक्षस की जबरदस्त ताकत से पीछे धकेल दिया जाता है। वह प्राणी की आश्चर्यजनक गति को नोट करता है जब वह बचता है, लेकिन राक्षस एक भारी प्रहार करता है, उसे चौंका देता है। टक्कर से हीरो एक शिपिंग कंटेनर में उड़ जाता है। वह कंटेनर की दीवार के किनारे से नीचे गिरता है। हीरो बड़ी ऊंचाई से गिरता है, जमीन की ओर तेजी से बढ़ता है। वह जोर से गिरता है, फुटपाथ पर एक छोटा गड्ढा बनाता है। लाल राक्षस नीचे देखता है, उसका अजीब चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। यह अचानक अपने मुंह से उच्च दबाव की धारा छोड़ता है। हीरो अपने शरीर को मोड़ता है, खतरनाक हमले से बाल बाल बचते हुए। एक अजीब उपांग राक्षस से निकलता है, हीरो को हवा में पकड़ लेता है। प्राणी उसे पैर से पकड़ लेता है, उसके हमले को रोक देता है। ये उसे एक गुड़िया की तरह घुमाता है, मारने के लिए तैयार। चमकती लाल आंखों के साथ नायक अनिवार्य प्रभाव के लिए तैयार होता है। राक्षस उसे बार बार जमीन पर पटकता है। अंततः उसे फेंक दिया जाता है, एक दूर के शिपिंग कंटेनर को तोड़ते हुए। जूरी डर के मारे उसका नाम चिल्लाती है, जबकि राक्षस विनाश को देखता है। एक सैनिक घबराहट में रिपोर्ट करता है कि व्हाइट कैप को गिरा दिया गया है, लेकिन कमांडर यह मानने से इनकार करता है कि नायक इतनी आसानी से हार सकता है। वह घोषणा करता है कि उनका मिशन बिना हस्तक्षेप किए समर्थन प्रदान करना है। कमांडर बैकअप योजना तैनात करने का संकेत चिल्लाता है। एक सैन्य ट्रक का पिछला हिस्सा अचानक खुल जाता है। प्रोस्थेटिक हाथ वाला आदमी वाहन के ऊपर कुशलता से उतरता है। वह हवा में छलांग लगाता है, एक विशाल हथियार तैयार करता है। उसका प्रोस्थेटिक हाथ एक उच्च कैलिबर राइफल पर क्लिक करता है। गहन ध्यान के साथ वह दूर के राक्षस पर निशाना साधता है। वह अपनी स्थिति से एक शक्तिशाली गोली चलाता है। एक चमकदार प्रक्षेप्य युद्ध क्षेत्र के पार दौड़ता है। प्राणी अपना सिर घुमाता है, आने वाले खतरे को महसूस करता है। गोली सीधा निशाना साधती है, जिससे एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। राक्षस जबरदस्त ताकत से पीछे की ओर उड़ जाता है। कमांडर अविश्वास में देखता है, यह महसूस करते हुए कि यह एक परफेक्ट हेडशॉट था। प्राणी जमीन पर गिरता है, उसके नीचे की सड़क टूट जाती है।
स्नाइपर की आंख लाल चमकती है जबकि कमांडर सदमे में देखता है, लेकिन राक्षस खुद को फिर से उठाता है। उसका शरीर खतरनाक रूप से चमक रहा है। इसके सिर पर हुआ नुकसान तेजी से ठीक होने लगता है। कमांडर चेतावनी देते हुए चिल्लाता है जब प्राणी चार्ज करने की तैयारी करता है। स्नाइपर शांतिपूर्वक खाली खोल निकालता है और फिर से लोड करता है। वह दूसरी गोली आने वाले जानवर पर चलाता है। गोली निशाने पर लगती है, लेकिन राक्षस बिना किसी असर के आगे बढ़ता रहता है। वह कुशलता से पुनः लोड करता है। उसकी कृत्रिम भुजा गति में धुंधली हो जाती है। एक और गोली चलती है। झटका जोर से पीछे धकेलता है। गोली सही निशाने पर लगती है, लेकिन जानवर झपकता भी नहीं। वह शक्तिशाली गोलियों की एक तेज बौछार छोड़ता है। प्राणी प्रभावों को झेलता है। उसका हमला अजेय है। जैसे ही वह दूरी कम करता है, उसके शरीर से भाप निकलती है। स्नाइपर अंतिम हताश शॉट के लिए तैयार होता है। गंभीर संकल्प के साथ वह अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है। उसकी साइबरनेटिक आंख राक्षस के कमजोर बिंदु पर टिक जाती है, लेकिन वह अचानक अपना हथियार नीचे कर देता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव है। राक्षस रुक जाता है। उसकी पुनर्जीवन शक्ति पहले से ही घावों को भर रही है। ये चारों ओर देखता है। अचानक आई चुप्पी से भ्रमित प्राणी का ध्यान फिर से क्षतिग्रस्त कंटेनर की ओर जाता है। अंधेरे छेद से एक आवाज सुनाई देती है। एक हाथ अचानक फटे हुए धातु के किनारे को पकड़ लेता है। नायक उभरता है। राहत महसूस करता है कि उसे समुद्र में नहीं फेंका गया। पेस पर वापस झूरी राहत की एक गहरी सांस लेती है। वह निष्कर्ष निकालती है कि यह राक्षस भी एक है जो संवाद नहीं करेगा। ओवरमैन सहमत होता है। उसकी धैर्य स्पष्ट रूप से कम हो रही है। वह निर्णय करता है कि अब केवल एक ही विकल्प बचा है, इसे अभी समाप्त कर देना। राक्षस उसकी नई लड़ाई की भावना को महसूस करता है। दृढ़ नजर के साथ नायक अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने की तैयारी करता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है। पल भर में दूरी को पाट देता है। ऊंचा कूदते हुए वह एक शक्तिशाली हमले के लिए अपने शरीर को मोड़ता है। राक्षस गति की धुंधली छवि को पास आते देखता है। उसकी आंख चौड़ी हो जाती है। नायक की गति को पकड़ने में असमर्थ। एक विनाशकारी किक उसके सिर के किनारे पर लगती है। प्रहार की ताकत से प्राणी लड़खड़ा जाता है। इससे पहले कि वह संभल सके, नायक फिर से आगे बढ़ रहा है। वह एक घूंसा मारता है जो एक विशाल झटका लहर भेजता है। नायक का घूंसा प्राणी को हवा में घुमाता है। वह जमीन पर पैर पटकता है, जिससे उसके पैरों के नीचे का कंक्रीट टूट जाता है। एक और प्रहार विशाल जानवर को नीचे की ओर फेंक देता है। उसकी मुट्ठी प्राणी के सिर से अविश्वसनीय ताकत के साथ टकराती है। गुस्से से भरी हुई शक्ल के साथ वह अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है। राक्षस को जमीन पर जोरदार धमाके के साथ पटक दिया जाता है। टकराव के बिंदु से एक विशाल झटका लहराता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि यह सैन्य हेलीकॉप्टर को उलट देता है। मलबा जबरदस्त ताकत से आसमान में ऊंचा फेंका जाता है। पराजित प्राणी नए बने गड्ढे में गिर जाता है। वह अपने गिरे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा होता है, अपने हाथ से धूल झाड़ते हुए। उसकी नजर ठंडी और अडिग है। जैसे ही धूल बैठती है, उसकी कक्षा की लड़की प्रसारण देखती है, पूरी तरह से स्तब्ध। पूरे शहर में लोग अविश्वास में जमे हुए हैं। यहां तक कि जमीन पर मौजूद सैनिक भी स्तब्ध हैं। समाचार दल केवल देख सकता है, उनकी रिपोर्ट भूल गई है। एक ऑनलाइन दर्शक अपनी स्क्रीन पर हैरान रह जाता है। स्नाइपर की साइबरनेटिक आंख आश्चर्य में चौड़ी हो जाती है। रिपोर्टर भूकंप जैसे झटकों को समझाने के लिए संघर्ष करती है। वह हाँफती है, यह समझने की कोशिश करती है कि उसने अभी क्या देखा। लेकिन नायक की अभिव्यक्ति अचानक बदल जाती है। कुछ गलत होने का आभास होता है। राक्षस मलबे में निष्क्रिय पड़ा है। इसके अंग फड़कने लगते हैं, नीचे रहने से इनकार करते हुए। इसके विकृत शरीर से एक धीमी कराह निकलती है। हीरो और उसका संपर्क अविश्वास में एक दूसरे को देखते हैं। प्राणी एक अंतिम गहरी गर्जना करता है। यह अंततः गिर जाता है। उसका शरीर गड्ढे में डीला पड़ जाता है। नायक ध्यान से देखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि खतरा वास्तव में समाप्त हो गया है। पेस पर वापस उसका संपर्क घबराते हुए पूछता है कि क्या यह आखिरकार खत्म हो गया है। ओवरमैन पुष्टि करता है कि उसने अंतिम वार को महसूस किया। वह आत्मविश्वास से कहता है कि अगर राक्षस फिर से उठता है तो वह उसे फिर से हरा देगा। वह नोट करता है कि यह प्राणी अनमियन द्वीप के पिछले दुश्मन से कमजोर था। उसका संपर्क उस पिछली लड़ाई को याद करता है, याद करते हुए कि नायक को कठिनाई हुई थी। ऊपर एक रहस्यमय व्यक्ति हंसता है, लाइव तमाशे का आनंद लेते हुए। वह एक क्रेन पर झुकता है, नायक की निर्दयी प्रतिष्ठा पर टिप्पणी करते हुए। उसके हुड वाले साथी ने चुपचाप सुना जब वह नायक की असली ताकत पर सवाल उठाता है। साथी का नाम दान यांग है, जो एक महिला है। वह अचानक क्रेन से कूद जाती है, ये घोषणा करते हुए कि वह तुरंत वापस आएगी। नायक चौंक जाता है जब वह आदमी एक झटके में उसके पीछे प्रकट होता है। वह अपना सिर घुमाता है, अजनबी के अचानक आगमन से हैरान। उस आदमी के लंबे चोटी वाले बाल हवा में लहराते हैं जब वह उतरता है। ईयरपीस के माध्यम से झूरी घबरा जाती है, पूछती है कि यह नया व्यक्ति कौन है। हीरो अजनबी का सामना करता है, ये जानने की मांग करता है कि वह कौन है। रहस्यमय व्यक्ति बस हंसता है सवाल के जवाब में। वह मुस्कुराता है, अंततः नायक को व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन के रूप में संबोधित करता है। अजनबी आत्मविश्वास से एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी उपस्थिति अस्थिर कर देने वाली है। नायक क्रेन पर ऊंचाई पर बैठे दूसरे व्यक्ति को देखता है। वह चुप रहता है, नए खतरे का सावधानी से आकलन करता है। उसका चेहरा गंभीर है, उसका ध्यान अडिग है। वह जूरी को रिपोर्ट करता है कि उनमें से एक और ऊपर है। डैन यांग ऊपर से देखती हैं। उनका चेहरा आंशिक रूप से छाया में छिपा हुआ है। समाचार रिपोर्टर की आवाज कांपती है, एक अजीब मोड़ की घोषणा करते हुए।
वह दर्शकों को सूचित करती है कि एक रहस्यमय व्यक्ति दृश्य पर प्रकट हुआ है। अजनबी समाचार हेलीकॉप्टर की ओर देखता है, प्रसारण से अवगत। उसकी कक्षा की लड़की स्क्रीन देख रही है। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। दूसरी ओर प्रसारण देख रहा एक आदमी सोचता है कि क्या वे लड़ने वाले हैं। स्नाइपर की टीम भी अप्रत्याशित आगमन से उतनी ही हैरान है। सैन्य कमांडर और उसका अधीनस्थ घूरते हैं, स्थिति को समझने में असमर्थ। वह अपने आदमियों को सतर्क रहने का आदेश देता है, यह स्वीकार करते हुए कि वे कुछ नहीं कर सकते। स्नाइपर चुप रहता है, उसकी नजरें घटनास्थल पर टिकी रहती हैं। अजनबी मुस्कुराता है, यह कहते हुए कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई, ये शर्म की बात है। वह हीरो की चमकदार शैली की तुलना एक प्रसिद्ध टीवी किरदार कैचअप मैन से करता है। हीरो हैरान है, अपने बचपन के मांसल टीवी हीरो को याद करता है। घबराते हुए वह तुलना से इनकार करता है, लेकिन अंदर से तारीफ से खुश होता है। बेस पर जूरी घबरा जाती है, ये समझते हुए कि हीरो प्रशंसा के प्रति कमजोर है। हीरो अचानक होश में आता है और पूछता है कि अजनबी कहां से आया है, लेकिन जूरी जानती है कि इस नए आगमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अजनबी हंसता है, हीरो की संकट की भावना की कमी का मजाक उड़ाता है। वह बताता है कि वह लंबे समय से हीरो पर नजर रख रहा है। टीवी प्रसारण और सोशल मीडिया के माध्यम से उसने हीरो की हर गतिविधि पर नजर रखी है। उसने हीरो की हर स्ट्रीम और क्लिप देखी है। जब भी अमानवीय अलार्म बजता, नायक हमेशा प्रकट होता, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। लेकिन अजनबी वहां होने का अपना असली मकसद स्पष्ट करता है। वह कहता है कि लड़ाई देखना तो बस एक बोनस था, वह हीरो के लिए वहां नहीं है। ओवरमैन संदेह करता है, पूछता है कि उसे क्यों विश्वास करना चाहिए। अजनबी चुप हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति छायाओं में पड़ने योग्य नहीं है। जूरी उसे चेतावनी देती है, उसे सूट पहने लोगों द्वारा किए गए पिछले घात की याद दिलाती है। वे पहले दोस्ताना व्यवहार करते थे और फिर अचानक बिना चेतावनी के उस पर हमला कर देते थे। वह चेतावनी देती है कि यह आदमी सरकारी एजेंट या सेना का हिस्सा हो सकता है। अजनबी नायक के अविश्वास को महसूस करता है और कुछ दिलचस्प साझा करने का निर्णय लेता है। वह पूछता है कि दुनिया ऐसे लोगों को क्या कहती है। नायक चुपचाप जवाब देता है, सुपरह्यूमन। अजनबी मुस्कुराता है, ये प्रकट करते हुए कि वह भी एक सुपरह्यूमन है। वह जोड़ता है कि उनके अलावा और भी कई हैं। एक डरावनी छवि में चमकती लाल आंखों वाले छायादार आकृतियों का एक समूह दिखता है। इस रहस्योद्घाटन पर नायक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। जूरी इस जानकारी को समझने की कोशिश करती है, अन्य जात सुपरह्यूमन्स को याद करते हुए। लेकिन अब तक उसे विश्वास था कि कोरिया में केवल एक अनौपचारिक सुपरह्यूमन कांग है। दृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के चांदनी रात के शहर में बदल जाता है। एक नियंत्रण कक्ष में एक आदमी प्रसारण देखता है और अजनबी को अजीब कहता है। वह अपनी साथी पर्ल से कहता है कि वह छोटी वाले आदमी को पहचानता है। वह पूछती है कि क्या वह व्हाइट कैप की बात कर रहा है, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि वह दूसरे आदमी की बात कर रहा है। पर्ल सुनना चाहती है, लेकिन उनकी तकनीक बातचीत को पकड़ नहीं सकती। दृश्य स्कॉटलैंड के एक फास्ट फूड रेस्तरां में बदल जाता है। अंदर एक महिला लड़ाई के टीवी प्रसारण में मग्न है। उसकी दोस्त उसे याद दिलाती है कि उनके पास एक कॉन्सर्ट के टिकट है। समाचार से खुश होकर वह तुरंत जाने के लिए उत्सुकता से सहमत हो जाती है। कहानी फिर मॉस्को के एक भव्य भवन में चली जाती है। मिस्टर बाशिलोव नामक एक व्यक्ति अपने अधीनस्थ के साथ वही प्रसारण देखता है। उसने पहले कभी उस अजनबी को नहीं देखा है, लेकिन उसे लगता है कि वह भी एक सुपरह्यूमन है। लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है, उस व्यक्ति के अप्रिय चेहरे पर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए। बंदरगाह पर वापस नायक अजनबी से पूछता है कि उसका मकसद क्या है। वह आदमी से कहता है कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे, चाहे उसकी शक्तियां कुछ भी हों। ओवरमैन अजनबी की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दूर जाता है उसका पेट भूख से जोर से गड़गड़ाता है। अजनबी मुस्कुराता है, धमकी देता है कि वह उसके स्कूल में उसे ढूंढेगा ताकि उनकी बात पूरी हो सके। हीरो वहीं जम जाता है, उसकी पीठ अब भी मुड़ी हुई है। वह धीरे धीरे मुड़ता है, उसके गाल पर हैरानी का एक आंसू लुढ़कता है। अजनबी पूछता है कि क्या वह बिना मास्क के सिर्फ एक छात्र नहीं है। हीरो के दिमाग में उसके सहपाठियों की छवियां चमकती हैं। वह पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा है, उसकी गुप्त पहचान उजागर हो गई है। पेज पर वापस जूरी भी उतनी ही हैरान है, सोच रही है कि वह कैसे जान सकता है। अजनबी हंसता है, वादा करता है कि वह हीरो की पहचान को गुप्त रखेगा। फिर वह हीरो से कहता है कि अपने कान में गुलाबी बालों वाले व्यक्ति को संदेश पहुंचाए। हीरो को एहसास होता है कि यह आदमी सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि उसके छिपे हुए समर्थन के बारे में भी। अजनबी खुलासा करता है कि गुलाबी बालों वाला संपर्क कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जूरी नायक का मास्क सावधानीपूर्वक सिल रहा है। एक और याद में उसे वेल्डिंग और जटिल उपकरणों पर काम करते हुए दिखाया गया है। अजनबी उसे जीनियस कहता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे पकड़ने का लालच था। जूरी घबरा जाता है, सोचता है कि यह अजनबी कितना कुछ जानता है। अजनबी हंसता है, नायक के चौंके हुए चेहरे से मनोरंजन होता है। वह नोट करता है कि नायक का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। नायक लड़ाई के लिए तैयार होते हुए अपना पैर जमीन में गाड़ता है। वह अपनी उंगलियों को चटकाता है, अजनबी की अतिमानवीय स्थिति की पुष्टि करते हुए। जूरी ईयरपीस में चिल्लाता है, उसे इस प्रतिद्वंद्वी से न लड़ने के लिए कहता है। नायक घोषणा करता है कि जूरी ही उसका एकमात्र परिवार है। वह कसम खाता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि अजनबी फिर कभी उसके करीब न आ सके। अजनबी और उसका साथी एक मौन समझदारी भरी नजर का आदान प्रदान करते हैं। वह नायक के अचानक गुस्से से आश्चर्यचकित लगता है। आदमी स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, ये जोर देकर कहता है कि वह दुश्मन नहीं है,
लेकिन नायक को परवाह नहीं है, उसका मन टकराव पर केंद्रित है। अजनबी उसके निर्णय को स्वीकार करता है, ये तय करते हुए कि उन्हें लड़ना होगा। एक झटके में नायक एक शक्तिशाली किक मारता है। जूरी चिंतित होकर चिल्लाती है जब युद्ध अचानक शुरू हो जाता है। सैन्य कमांडर और अविश्वास में हैं जब दो सुपर ह्यूमन टकराते हैं। हीरो हवा में छलांग लगाता है और एक शक्तिशाली मुक्का मारता है, लेकिन अजनबी अपने हाथ उठाकर हमले को रोकने के लिए तैयार है। वह आसानी से हीरो की मुट्ठी पकड़ लेता है, वार को रोक देता है। ठंडा हीरो की आंखें पूरी तरह से सदमे में चौड़ी हो जाती हैं। उसके शक्तिशाली घूंसे अजनबी की खुली हथेली से रुक जाते हैं। जूरी भयभीत है, ये महसूस करते हुए कि हीरो का हमला पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया। हीरो अपने प्रतिद्वंद्वी की अविश्वसनीय ताकत से स्तब्ध होकर देखता है। वह जल्दी से अपने खाली हाथ से एक और मुक्का मारता है, लेकिन अजनबी बच जाता है और हमला हवा में ही रह जाता है। हीरो को पता चलता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी गायब हो गया है। अजनबी फिर से प्रकट होता है, हीरो का मजाक उड़ाते हुए कि उसने अपनी ताकत को रोका। वह बताता है कि हीरो ने धमकियों के बावजूद अपने मुक्कों को रोका। हीरो की मुट्ठी रोके गए हमले की ताकत से कांपती है। अजनबी सहजता से उतरता है, इस मुठभेड़ से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। अजनबी ताना मारता है, नायक को लड़ाई में दया दिखाने के लिए मूर्ख कहता है। वह नायक को याद दिलाता है कि वह भी एक महाशक्तिशाली है। वह नायक को चुनौती देता है कि वह पूरी ताकत से उस पर हमला करे या अपनी जान जोखिम में डाले। नायक अजनबी की घातक मंशा से स्पष्ट रूप से स्तब्ध है। वह आदमी चेतावनी देता है कि अगर वे लड़ते हैं तो पूरी रिपोर्ट चकनाचूर हो जाएगी। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, ये कहते हुए कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। हीरो चुपचाप सुनता है, हवा उसके ईयरपीस से गुजरती है। जूरी उससे शांत होने की विनती करता है, लड़ाई का कोई कारण न देखते हुए। हीरो मानता है कि वह बेचैन है कि ये अजनबी उनकी पहचान जानते हैं। जूरी जोर देती है कि उसे अभी इस प्रतिद्वंद्वी से नहीं लड़ना चाहिए। वह चेतावनी देती है कि उसने पहले कभी किसी अन्य महाशक्तिशाली का सामना नहीं किया है और उसे पीछे हटना चाहिए। अजनबी को लगता है कि वह नायक के मनोभाव में बदलाव महसूस कर रहा है। वह हंसता है, ये महसूस करते हुए कि नायक ने लड़ने की इच्छा खो दी है। जाने के लिए मुड़ते हुए वह वादा करता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे और बात करेंगे, लेकिन नायक उसे रोकते हुए पुकारता है। वह अजनबी का नाम मांगता है, उसे जाने देने से इनकार करते हुए। अन्यथा वह आदमी एक हल्की समझदार मुस्कान देता है। वह अपना नाम नांकी बताता है और छलांग लगाता है। उसका साथी डैन यांग उसके बगल में एक नरम आवाज के साथ उतरता है। नांकी कहता है कि वे काम पूरा कर चुके हैं, लेकिन डैन यांग उसकी बाहें देखना चाहता है। वह अपनी आंखें बंद कर एक चालाक समझदार मुस्कान देता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है जब नांकी ने हीरो के शक्तिशाली मुक्के को रोका था। नांकी का हाथ चमकता है, हीरो के हमले की ताकत को महसूस करते हुए। वह हंसता है, स्वीकार करता है कि हीरो की ताकत बिल्कुल भी बुरी नहीं है। हीरो देखता है जैसे दो आकृतियां दूर चली जाती हैं। जूरी ईयरपीस के माध्यम से पुष्टि करता है कि वे अंततः चले गए हैं। ओवरमैन मलबे के बीच अकेला खड़ा है, उसके चारों ओर हवा घूम रही है। कहीं और स्नाइपर्स की टीम निराश है। मास्को में लड़ाई इतनी निराशाजनक तरीके से खत्म हो गई। बैचलर का अधीनस्थ गुस्से में है कि लड़ाई खत्म हो गई उनके सारे इंतजार के बाद। लेकिन श्रीमान कारणों के स्नातक ने क्षेत्र के पूर्ण विनाश को रोकने के लिए पीछे हटने का निर्णय लिया। बंदरगाह पर नायक जाने ही वाला होता है जब दो कामगार उसे पुकारते हैं। वह मुड़कर उन लोगों को देखता है जिन्हें उसने बचाया था। एक दूसरे का सहारा लेते हुए उसके पास आते हैं। वे उसका धन्यवाद करने के लिए रुके थे, आभारी थे कि उसने उनकी जान बचाई। नायक की आंखें उसकी साधारण मुखौटे के पीछे छिपी हुई हैं, पड़ी नहीं जा सकती। एक याद चमकती है जिसमें वह एक आदमी को कुचलने वाले प्रहार से बचा रहा है। उसे याद आता है कि उसने दूसरे को विस्फोटक शिपिंग कंटेनर से बचाया था। एक मजदूर उसे भोजन कराने का प्रस्ताव देता है, जिससे उसके दोस्त को शर्मिंदगी होती है। बिना कुछ कहे नायक उनकी कृतज्ञता से मुंह मोड़ लेता है। वह जमीन पर जोर से पैर मारता है, फुटपाथ को तोड़ते हुए। जैसे ही वह एक छलांग में जाने की तैयारी करता है, वह खुद को आकाश में उछालता है। सैन्य कमांडर उसे जाते हुए देखता है, घोषणा करता है कि व्हाइट कैप जा रहा है। वह शव वसूली टीम को आगे बढ़ने और दृश्य को सुरक्षित करने का आदेश देता है। स्नाइपर अपने कप्तान को चेतावनी देता है कि उनके वर्तमान हथियार बेकार हैं। वह एक विशेष राउंड उठाता है, समझाते हुए कि यह मुश्किल से कोई सुधार है। अपनी कृत्रिम मुट्ठी को कसते हुए वह उच्च तकनीक वाली राइफल को मात्र खिलौना कहता है। कमांडर उसके फीडबैक को अनुसंधान विभाग तक पहुंचाने के लिए सहमत होता है। स्नाइपर खर्च किए गए खोल गिरा देता है। उसका मुद्दा स्पष्ट हो गया। अचानक कमांडर का फोन बजने लगता है। वह इसे अपनी जेब से निकालता है। रुकावट से उसका चेहरा खींचा हुआ है। वह कॉल का जवाब देता है। सुनते हुए उसका चेहरा तनावपूर्ण है। वह अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करता है कि सुपर ह्यूमन चला गया है और इन ह्यूमन को निष्क्रिय कर दिया गया है। दूसरी तरफ कमांडर बाइक फिर से उसे रिपोर्ट में देरी के लिए डांटते हैं। बाइक जोर देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राणी के शरीर का सुरक्षित परिवहन है। वह पुष्टि करता है कि सभी अन्य एजेंसियों को संभाल लिया गया है, इसलिए उन्हें बस शव को लोड करना है। रिकवरी टीम तेजी से काम करती है, विशाल नीले प्राणी को एक परिवहन वाहन पर लोड करती है। बिग कहता है उनका मिशन तब समाप्त होगा जब टास्क फोर्स पीछे हट जाएगी। परिवहन रैंप बंद हो जाता है जैसे ही कप्तान फोन रखता है। वह कॉल समाप्त करता है। उसके माथे पर एक नस धड़क रही है और एक अंधेरे कार्यालय में निराशा है। एक सूट में आदमी एक छायादार प्रभावशाली आकृति के सामने खड़ा है। एक फोन एक मंद रोशनी वाले कार्यालय में बजता है और एक वर्दीधारी व्यक्ति जवाब देता है। वह कॉलर से पूछता है कि क्या मामला जरूरी है। दूसरी ओर का व्यक्ति हाल ही में हुई अमानवीय संकट की रिपोर्ट करना शुरू करता है।
वह हताहतों की संख्या बताना शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही उसे रोक दिया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी विवरण को नजरअंदाज करते हुए केवल सारांश की मांग करता है। उसे बताया गया कि परिवहन वाहन फाल्कन के लिए रवाना हो रहा है। क्षेत्र एक जल्द ही। एक सहायक उसे याद दिलाता है कि उसके भाषण का समय हो गया है और वह कॉल समाप्त करने के लिए जल्दी करता है। कॉल करने वाला अंतिम चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी पहले ही फोन काट चुका है। वह बेकार रिपोर्ट और जनता के प्रति अपनी नापसंदगी की शिकायत करता है। गला साफ करते हुए वह भीड़ का सामना करने के लिए तैयार होता है। वह मंच पर जाता है जबकि भीड़ उसका नाम मार्कस चिल्लाती है। मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए उसे नई पीढ़ी की आशा के रूप में सराहा जाता है। उद्घोषक उसे प्रशंसक दर्शकों के सामने मार्कस जेराल्ड के रूप में प्रस्तुत करता है। बंदरगाह पर वापस परिवहन वाहन का रैंप बंद हो जाता है, अमानवीय शरीर को सुरक्षित करते हुए। ग्राउंड क्रू सभी इकाइयों को पीछे हटने का संकेत देता है। अजीब विमान उड़ान भरता है, सैनिकों को आश्चर्य में देखते हुए छोड़ देता है। एक सैनिक अपने कप्तान से रहस्यमय परिवहन वाहन के बारे में पूछता है। कप्तान ठंडे स्वर में जवाब देता है कि यह उनकी चिंता का विषय नहीं है। ऊपर एक रहस्यमयी महिला वाहन को जाते हुए देखती है। वह इसकी मंजिल की पुष्टि करती है, जो कि अपेक्षित है, एक जगह जिसका नाम फाल्कन है। दृश्य एक अलग नायक केचपमैन की ओर बदलता है, जो एक खलनायक का सामना कर रहा है। वह आदमी को कसकर पकड़ता है और उससे अंतिम सवाल पूछता है। वह शार्लॉक नामक खलनायक का स्थान जानने की मांग करता है। बंदी संघर्ष करता है, यह समझाने की कोशिश करता है कि वह पकड़े जाने के दौरान बोल नहीं सकता। केचपमैन उसकी संघर्ष को अवज्ञा के रूप में गलत समझता है। खलनायक बेताबी से सहयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक शक्तिशाली फेंक के साथ वह आदमी को नीचे शहर की ओर फेंक देता है। टकराव एक गगनचुंबी इमारत के खिलाफ एक बड़ा विस्फोट करता है। खलनायक मलबे और धुएं के बीच पराजित पड़ा है। हीरो उड़ जाता है, उसका चेहरा गंभीर और अडिग है। वह अपनी विशेष चाल केचप स्मैश का उपयोग करता है। शक्तिशाली प्रहार विनाशकारी ताकत के साथ जुड़ता है। उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर पटक दिया जाता है, दया की भीख मांगता है। कैचअपमैन नीचे देखता है। खलनायक की हार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वह आदमी को डांटता है, यह प्रकट करते हुए कि यह उसकी असली शक्ति का केवल एक अंश था। शार्लॉक को सख्त चेतावनी देते हुए वह खुद को पृथ्वी का रक्षक घोषित करता है। भीड़ उत्साह से भर जाती है, अपने प्रिय नायक के लिए जयकार करती है। एक समाचार रिपोर्टर जीत को कवर करता है, लेकिन पृष्ठभूमि में कैचअपमैन अपना मन बदल लेता है। वह उत्साहपूर्वक घोषणा करती है कि केचपमैन पूरे विश्व की आशा है। वह ऊंचा खड़ा है, आधुनिक युग का नायक कहलाता है। उसकी विशेष दस्ताने धूप में चमकते हैं। लोग उसका नाम पुकारते हैं जब वह विजयी मुद्रा में खड़ा होता है, लेकिन पूरा दृश्य एक टीवी शो के रूप में सामने आता है, जिसमें क्रेडिट्स चल रहे हैं। टीवी सेट से शो का आकर्षक थीम सॉन्ग बजता है। ओवरमैन कांग फिनाले देखता है, उदास कि उसे एक और हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। उसका दोस्त जूरी अचानक अपनी नींद से जाग जाता है। जूरी पूछता है कि उसके पास इतनी ऊर्जा कैसे है, लेकिन कांग जोर देता है कि वह प्रीमियर मिस नहीं कर सकता। जैसे ही कांग एपिसोड के बारे में बताने लगता है, जूरी जल्दी से उसे चुप कराने की कोशिश करता है। कांग फिर से लेट जाता है, नानगी की तुलना पर अब भी शर्माते हुए। उसे अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आता है, यह महसूस करते हुए कि स्कूल रद्द नहीं हुआ है। जूरी समझाता है कि चूंकि अमानवीय को हरा दिया गया है, कक्षाएं सामान्य हो गई हैं। घबराहट में कांग तैयार होने के लिए दौड़ता है, अपने पीछे कपड़ों की एक पंक्ति छोड़ते हुए। दृश्य स्कूल के रास्ते पर इंचियोन की सड़कों की ओर बदल जाता है। कांग दो छात्रों को पिछली रात की लड़ाई के बारे में बहस करते हुए सुनता है। एक जोर देता है कि व्हाइट कैप पराजित नहीं हुआ था और अवरुद्ध पंच का प्रदर्शन करता है। उसका दोस्त तर्क करता है कि हीरो स्पष्ट रूप से असमर्थ था, लेकिन दूसरा एक वफादार प्रशंसक बना रहता है। बहस बढ़ जाती है जब एक दूसरे के हीरो को जज करने के अधिकार पर सवाल उठाता है। जैसे ही कांग उनके पास से गुजरता है, वह अपने दोस्त से कहता है कि व्हाइट कैप का अपमान न करें। छात्र जोश में कहता है कि व्हाइट कैप एक सच्चा हीरो है, लेकिन एक और सहपाठी बीच में आकर यह अफवाह फैलाता है कि हीरो एक सैन्य साइबोर्ग है। उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, उसे एक सुपरफैन कहता है जो लड़ भी नहीं सकता। बहस तेज हो जाती है जब उनमें से एक घूंसा मारने की तैयारी करता है, लेकिन उसका मुक्का हवा में ही रुक जाता है जब एक डरावना अजनबी उसे रोक देता है। वह विशालकाय आदमी उन्हें धमकाता है और वे तुरंत डर के मारे माफी मांग लेते हैं। एक छात्र उसे पहचानता है और हाँफता है, कुख्यात चोई ताई एक शिकायत करता है कि छात्र के मुक्के ने उसकी सुबह खराब कर दी। वह रुकता है, उसके चेहरे पर एक अजीब भ्रम की झलक होती है। छात्र जमे रहते हैं जबकि ताई उन्हें घूरता है। फिर वह अपनी डरावनी नजर कांग पर डालता है, जो बस वहां से गुजर रहा था। कांग उसे खाली नजरों से देखता है, जिससे बदमाश और गुस्सा हो जाता है। अपनी गलती का एहसास होते ही कांग जल्दी से माफी मांगता है। ताए एक कांग के बाल पकड़ लेता है, एक अंतिम डरावनी धमकी देता है। वह चला जाता है, छात्रों को इस मुठभेड़ से हिला हुआ छोड़कर। दोनों दोस्त कांपते हैं, सोचते हैं कि वह खतरनाक व्यक्ति कौन था। उनमें से एक बताता है कि वह कुख्यात गंडो गैंग का हिस्सा है। इस गिरोह का गठन एक स्थानीय मिडिल स्कूल में एक निर्दयी नेता द्वारा किया गया था। वे अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं और इंचियोन में उनकी खतरनाक प्रतिष्ठा है। वह बताता है कि ताए एक उनके दूसरे इन कमांड हैं और अब यह गिरोह उनके नए हाई स्कूल पर शासन करता है। छात्र निराश हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि उनका स्कूल जीवन अब एक बुरे सपने में बदलने वाला है। उसका दोस्त आह भरता है, यह बताते हुए कि कांग को भी सिर्फ देखने के लिए परेशानी में पड़ना पड़ा। वह अपने दोस्त को चेतावनी देता है कि वह गैंग से दूर रहे और कम प्रोफाइल बनाए रखे।
दृश्य कक्षा 3 में से एक में बदल जाता है, जहां कोई नाम पुकारता है। एक लड़की जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी है अपनी डेस्क पर जाग जाती है। उसकी दोस्त उसे फिर से कक्षा में सोने के लिए डांटती है। वह अपनी दोस्त के चेहरे को छूती है, उसे बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कहती है, इससे पहले कि उसे और चोट लगे। चिंतित दोस्त का नाम येओ जिंजू है। तभी कांग खुद को कक्षा में घसीटता है। जैसे ही वह बैठता है, जिंजू उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज लगाती है। कांग उसकी ओर देखता है, उसका चेहरा खाली और थका हुआ है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह उसे शांतिपूर्वक बताती है कि उसकी जिप खुली है। कांग वहीं जम जाता है जब जिंजू उसे बिना किसी भाव के देखती है। वह शर्मिंदगी में जल्दी से मुड़ जाता है जब दूसरी लड़की जिंजू से जाने के लिए कहती है। पट्टी बंधे चेहरे वाली लड़की जिंजू से कहती है कि वह सिगरेट की तरह महक रही है। फिर वह जिंजू को चेतावनी देती है कि वह बुरी संगत में रहना बंद कर दे। जिंजू अपनी दोस्त की चिंता को नजरअंदाज करते हुए पूछती है कि क्या वह उसकी माँ है। फिर वह एक सौदा पेश करती है। वह इस पर विचार करेगी अगर उसकी दोस्त बॉक्सिंग छोड़ दे। बॉक्सर लड़की दूसरी तरफ देखती है, धीरे से अपनी दोस्त को बेवकूफ कहती है। इस बीच कांग घबराहट में अपनी पैंट के साथ उलझता है, जिससे उसका ध्यान उसकी ओर जाता है। वह अपने डेस्क पर सिर रखती है, सोचती है कि दोनों बेवकूफ हैं। दृश्य एक चमकीले नीले आकाश की ओर बदलता है, जिसमें उड़ते हुए सीगल्स हैं। दूर अटलांटिक महासागर के बीच में एक अकेली नाव बह रही है। अचानक कुछ पानी में जहाज के पास छपाक से गिरता है। एक बूढ़े मछुआरे की आंखें सिकुड़ती हैं, गड़बड़ी को महसूस करते हुए। वह अपनी नाव के किनारे से विशाल महासागर की ओर देखता है। वह सतह के ठीक नीचे एक विशाल काले साए को देखता है। रेलिंग के ऊपर झुककर वह उस अजीब आकार को अविश्वास से देखता है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें 5 मिनट पहले नाव पर एक बड़ा पेंगुइन गुड़िया दिखाई देती है। मछुआरा अपने जाल तैयार करते हुए अपने दोस्त से गुड़िया के बारे में पूछता है। उसका दोस्त समझाता है कि यह उसकी बेटी रूबी के लिए एक सस्ता जन्मदिन का उपहार है। वह गर्व से बताता है कि उसकी बेटी का सपना अंटार्कटिका में पेंगुइन देखना है। वह व्यक्ति पुष्टि करता है कि वह जल्द ही घर जा रहा है, चिंतित है कि उसकी बेटी उसका चेहरा भूल सकती है। मछुआरा हंसता है जब उसका दोस्त अपनी बेटी की बात करने की क्षमता के बारे में शेखी बघाड़ता है। वह भावुक हो जाता है, ये कहते हुए कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के लिए लंबे समय से कोई उपहार नहीं खरीदा है। उसका दोस्त उसे बताता है कि पेंगुइन को अंदर ले आओ, इससे पहले कि वह गीला हो जाए। दृश्य वर्तमान में लौटता है जब कुछ समुद्र में गिरता है। मछुआरे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। खतरे को फिर से महसूस करते हुए वह जल्दी से अपना सिर घुमाता है, पानी की सतह को देखता है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है जब वह फिर से विशाल छाया को देखता है। केबिन के अंदर उसका दोस्त नाव चला रहा है, अपनी बेटी के लिए घर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह लहरों के ठीक नीचे घूमते हुए एक विशाल काले आकार को देखता है। अचानक एक विशाल नीला गुंबद समुद्र की सतह को तोड़ता है। एक विशाल समुद्री जीव पानी से एक जबरदस्त छींटे के साथ बाहर आता है। यह मछली पकड़ने की नाव के किनारे पर जोर से टकराता है, लकड़ी के ढांचे को चकनाचूर कर देता है। केबिन के अंदर कप्तान को जोरदार टक्कर से फेंक दिया जाता है। वह लड़खड़ाता है, घबराहट में अपने दोस्त को पुकारता है। एक विशाल जालीदार पैर जहाज के डेक को तोड़ता हुआ आता है। कप्तान का चेहरा इस दृश्य को देखकर डर से विकृत हो जाता है। एक अजीब गिरगिट जैसे अमानवीय प्राणी उसके गिरे हुए दोस्त के ऊपर खड़ा है। दृश्य इंचॉन के स्योयन हाई स्कूल में स्थानांतरित होता है। एक शिक्षक हाल ही में इनह्यूमन के बार बार दिखाई देने की चर्चा करते हैं। वह चॉक बोर्ड पर एक साधारण दांतों वाला राक्षस बनाते हैं। शिक्षक समझाते हैं कि अब वे इन अप्रत्याशित खतरों के साथ रहते हैं। वह अपना परिचय पार्क चांगसिक के रूप में देते हैं और इनह्यूमन पर एक पाठ की घोषणा करते हैं। उसके छात्र अपनी सामान्य पढ़ाई से छुट्टी मिलने पर स्पष्ट रूप से उत्साहित हैं। चमकती लाल आंखों वाली एक डरावनी परछाई अमानवीय शब्द को परिभाषित करती है। एक मोन्टाज उनकी अद्भुत ताकत दिखाता है, जो एक डंप ट्रक को नष्ट करने में सक्षम है। वह बताते हैं कि उनमें अंधाधुंध गति और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। शिक्षक जोर देते हैं कि उनका असली आतंक केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही समझा जा सकता है। वह पिछले 5 वर्षों में 27 अमानवीय घटनाओं की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का हवाला देते हैं। एक विश्व मानचित्र उन स्थानों को दिखाता है जहां उनके कारण कुल 517 मौतें हुई हैं। बॉक्सर लड़की सुनती है जब शिक्षक बताते हैं कि कोरिया में 6 घटनाएं हुई हैं। हाल ही में बंदरगाह पर हमले के साथ यह संख्या अब 7 हो गई है। वह गंभीरता से कक्षा को पिछले दिन की 14 मौतों की याद दिलाता है। फिर शिक्षक व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन का एक साधारण चित्र बनाते हैं। एक मोन्टाज दिखाता है कि नायक देश भर में विभिन्न अमानवीयों का सामना कर रहा है। वह नायक की पहचान के बारे में कई अफवाहों को सूचीबद्ध करता है, जैसे कि साइबोर्ग से लेकर गुप्त हथियार तक। चित्र के चारों ओर घूमते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि यह नायक पूरी तरह से रहस्य है। कांग अपनी डेस्क पर सो रहा है, जबकि शिक्षक समझाते हैं कि लोग इस अज्ञात आकृति में आशा पाते हैं। फिर शिक्षक ध्यान केंद्रित करते हैं उन 2 घटनाओं पर जो व्हाइट कैप के प्रकट होने से पहले हुई थीं। वह 2015 के पोहांग घटना को याद करते हैं, जिसमें अराजकता के बीच एक पराजित प्राणी दिखाया गया है। घटनास्थल पर उन्हें राक्षस का शरीर मिला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे किसने हराया था। अगले वर्ष दुखद गंगनेउंग घटना हुई, जिसमें भारी संख्या में हताहत हुए। यह अपराजित अमानवीय हेप्टाहॉर्न की पहली उपस्थिति थी। इसके साथ सींगों के कारण इसका नाम रखा गया था और यह अपने प्रकार का पहला था जो मुठभेड़ से बच गया। बचे हुए लोगों ने एक बड़े लंबे बालों वाले आदमी को याद किया जो उस जानवर से लड़ने के लिए आया था, लेकिन वह आदमी अचानक गायब हो गया और प्राणी आकाश में गायब हो गया।
इस अनसुलझी घटना की सरकारी अधिकारियों द्वारा गहन जांच की गई। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि वह व्यक्ति पराजित हो गया था और घायल राक्षस छिपा हुआ था। इससे अमानवीय आपदा चेतावनी केंद्र, एक विशेष सैन्य इकाई का निर्माण हुआ। अमानवीय अधीनता कार्यबल भी गठित किया गया था। शिक्षक बोर्ड पर 3 आकृतियों को घेरते हैं, उनके संबंध पर प्रश्न करते हैं। वह सोचता है कि क्या लंबे बालों वाला आदमी वास्तव में मर गया, और अगर ऐसा है तो वह जानवर कहाँ है जिसने उसे हराया। फिर वह व्हाइट कैप की पहचान के बारे में पूछता है, यह सोचते हुए कि क्या उसका संबंध उन 2 अन्य से है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वह कहता है, यह है कि अमानवीय लोग पहली बार में कहां से आए। वह रुकता है अपने छात्रों की प्रतिक्रिया देखने के लिए। उसे अपनी पूरी कक्षा को गहरी नींद में पाता है। अपनी मेज पर जोर से मारते हुए वह उन्हें एक अंतिम घोषणा के लिए जगाता है। वह उन्हें डांटते हुए याद दिलाता है कि एक छात्र का कर्तव्य सीखना है। वह जोर देकर कहता है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने आसपास की दुनिया की परवाह करें। वह जोश से उन्हें बताता है कि निष्क्रिय रूप से न जिएं। इन कठिन समयों में वह उनसे आग्रह करता है कि वे केवल पढ़ाई या खेल खेलने से अधिक करें। वह उनसे दुनिया में अधिक रुचि लेने की विनती करता है। इसके साथ ही वह कक्षा को छुट्टी दे देता है। उसका भाषण अंततः समाप्त हो जाता है। बॉक्सर लड़की उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति होती है। अब अपनी कार में शिक्षक एक कॉल लेता है, कहता है कि उसने कक्षा जल्दी छोड़ दी। वह समझाता है कि उसे किसी की पुण्यतिथि के लिए वहां होना है। वह फोन काट देता है। उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है जब वह स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं जब वह स्वीकार करता है कि उसे अपने बेटे से मिलने जाना है। उसके बच्चे की एक याद उभरती है जब दृश्य अटलांटिक महासागर में एक नाव पर बदल जाता है। मछुआरा भय से देखता है जब प्राणी उसके गिरे हुए दोस्त के ऊपर खड़ा होता है। वह चिल्लाता है, केबिन में वापस भागता है और रेडियो पकड़ता है। कांपते हाथों से वह घबराहट में आपातकालीन बटन दबाता है। वह रेडियो में चिल्लाता है, अपने स्थान बताने की कोशिश करता है, लेकिन एक जोरदार झटका रेडियो को उसके हाथ से छीन लेता है। मछुआरा मदद के लिए कॉल पूरा करने से पहले ही गिर जाता है। विशाल अमानवीय उसके ऊपर मंडराता है। उसकी जीत पूर्ण है। यह आदमी के चेहरे को पकड़ता है। उसके नुकीले पंजे ढंस जाते हैं। अपनी आखिरी सांस के साथ मछुआरा किसी से उसे बचाने की गुहार लगाता है। टूटा हुआ रेडियो जीवन में आता है। एक ऑपरेटर की आवाज जहाज का नाम पूछती है। दृश्य एक शांतिपूर्ण दिन में बदल जाता है जब एक बीच बॉल आकाश में तैरती है। पास में एक लग्जरी क्रूज जहाज पर यात्री धूप भरी दोपहर का आनंद ले रहे हैं। लोग पूल के पास हंसते हैं और आराम करते हैं, पास के खतरे से अनजान। विशाल जहाज एसएस ओपेरा एक रॉयल यूटोपिया क्रूज शिप के रूप में प्रकट होता है। जहाज के पुल के अंदर एक अधिकारी स्थिति रिपोर्ट मांगता है। एक चालक दल का सदस्य रिपोर्ट करता है कि उन्हें एक मछली पकड़ने वाली नाव से संकट कॉल मिली थी, लेकिन वह कट गई। वे सीखते हैं कि नाव केवल 10 समुद्री मील दूर है, 25 मिनट की यात्रा। कप्तान तुरंत एक त्वरित बचाव के लिए दिशा बदलने का आदेश देता है। मछली पकड़ने वाली नाव पर वापस पेंगुइन गुड़िया डेक पर फेंकी हुई पड़ी है। जिसने इसे अपनी बेटी के लिए खरीदा था वह अब टूटी हुई फर्श पर स्थिर पड़ा है। एकमात्र जीवित व्यक्ति देखता है कि क्रूज जहाज क्षितिज पर दिखाई देता है। कहानी फिर से सियोयोन हाई पर लौटती है, जहां कांग भूख लगने की शिकायत करता है। लंच लाइन में एक छात्र से कहा जाता है कि वह अपने आहार के बारे में शिकायत करना बंद करे। फिर वह अपनी कक्षा में प्यारी लड़कियों की कमी के बारे में शिकायत करता है। 2 छात्र, वू चांग रयूल और ली डेबांग, अपनी कक्षा की प्लेसमेंट पर चर्चा करते हैं। चांग रयूल पूछता है कि क्या उनकी किस्मत का संबंध कुख्यात गंडो गैंग से है। डेबांग समझाता है कि गैंग के नेता सभी उच्च संख्या वाली कक्षाओं में हैं, लेकिन चांग रयूल एक मुस्कुराते हुए छात्र की ओर इशारा करता है जो गैंग का एक चेला है। छात्र गिडियो गन उनकी कक्षा में है, लेकिन डेबांग अपने दोस्त को दूर रहने की चेतावनी देता है। चांगरेल अपने दोस्त को गंभीर नजर से देखता है। उसके मन में एक योजना बन रही है। चांगरेल सुझाव देता है कि एक और छात्र क्वोनचुल गैंग का सामना कर सकता है। उसका दोस्त समझाता है कि क्वोनचुल मजबूत है, लेकिन तब तक लड़ाई से बचता है जब तक उसे उकसाया न जाए। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि क्वोनचुल ने एक मिडिल स्कूल के बदमाश को आसानी से हरा दिया। चांगरेल चाहता है कि उसने शांत लड़ाकू से पहले दोस्ती कर ली होती। वापस लंच लाइन में डेबांग अपनी पसंदीदा डिश मांगता है। वह लंच लेडी से थोड़ा और खाना देने के लिए नर्वस होकर पूछता है। दयालु महिला मुस्कुराती है, अपने कीमती बच्चों को अतिरिक्त हिस्से देने में खुश होती है। भावनाओं से अभिभूत उसे उसके अधीर दोस्त द्वारा आगे धकेल दिया जाता है। पास की मेज पर कांग अपने भोजन के साथ अपना चेहरा भरता है। वह चौंक जाता है जब कोई अचानक उसके सामने बैठ जाता है। ये क्वोनचुल है जो पूछता है कि कांग हमेशा अकेले क्यों खाता है। फिर वह स्वीकार करता है कि वह भी अकेला है क्योंकि उसकी कक्षा में कोई दोस्त नहीं है। क्वोनचुल देखता है कि कांग भी उसी स्थिति में लगता है। कांग अपने एकमात्र दोस्त जूरी के बारे में सोचता है और अकेलेपन का एहसास होता है। दोनों लड़के अपने दोस्तों की कमी के कारण साझा उदासी में चुपचाप बैठे रहते हैं। क्वोनचुल की नजरें तेज हो जाती हैं जब वह कांग को और करीब से देखता है। वह कांग के ताकतवर हाथों और एथलेटिक शरीर को नोटिस करता है। वह पूछता है कि क्या कांग खेल खेलता है, लेकिन कांग असहज होकर कहता है कि वह खुद से सीखा है। क्वोनचुल सुझाव देता है कि वे अब से साथ में खाना खाएं और कांग सहमत हो जाता है। उनका भोजन बाधित होता है जब एक और छात्र उनके पास से उड़ता हुआ जाता है। वह छात्र जोर से कैफेटेरिया के फर्श पर गिरता है। गंडो गैंग गिरे हुए छात्र के ऊपर खड़ा होता है, उससे तेजी से चलने की मांग करता है। चोइटेक की टीम लाइन में कटौती करती है, सभी को उनके रास्ते से हटने की चेतावनी देती है। अन्य छात्र डर में फुसफुसाते हैं, कुख्यात गिरोह को पहचानते हुए।
कांग और क्वोन चुल चुपचाप अपनी मेज से हलचल को देखते हैं। टेक घोषणा करता है कि वह खराब मूड में है और लड़ाई की तलाश में है। वह घोषणा करता है कि वह पहले 5 लोगों को पीटेगा जो उसे पसंद नहीं है। दृश्य रात में एक अमेरिकी सरकारी कार्यालय में बदल जाता है। रक्षा सचिव असहाय महसूस करते हैं, 2 लोगों के आने का इंतजार करने के लिए मजबूर है। एक सहायक उनके आगमन की घोषणा करता है जैसे ही एक दरवाजा उजाले के साथ खुलता है। 2 नए पात्रों का परिचय दिया गया है, शक्तिशाली सेंट पर्ल और गैलन विथ्रो। एक अधिकारी स्थिति की गंभीरता बताते हुए इसे अविश्वसनीय सबसे खराब स्थिति कहते हैं। पर्ल की आंखें सिकुड़ती हैं जब वह पूछती हैं कि उनका सबसे खराब स्थिति से क्या मतलब है। वह खुलासा करता है कि समुद्र में एक अमानवीय द्वारा 3000 लोगों के साथ एक क्रूज जहाज पर हमला किया गया है। दोनों सुपरह्यूमन समुद्र के बीच में हमले की खबर से स्तब्ध हैं। पर्ल को एहसास होता है कि यात्री पूरी तरह फंसे हुए हैं, जिससे यह स्थिति गंभीर हो जाती है। अधिकारी पुष्टि करता है कि समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन यह भी बताता है कि एक और बड़ी चिंता है। पर्ल उसे बीच में ही रोक देती है, जोर देकर कहती है कि उन्हें रास्ते में विवरण मिल जाएगा क्योंकि उन्हें अभी निकलना है। वह जल्दी से सहमत हो जाता है और उन्हें एक प्रतीक्षारत हेलीकॉप्टर की ओर निर्देशित करता है। जैसे ही वे निकलते हैं, रक्षा सचिव बस उन्हें सुरक्षित लौटने के लिए कहते हैं। टीम कमरे से बाहर निकल जाती है। सचिव को अपनी मेज पर अकेला छोड़कर डबल दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, अंदर की तनावपूर्ण माहौल को सील कर देते हैं। सचिव एक भारी सांस छोड़ते हैं। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति से विचलित होकर वह दरवाजे को घूरते हैं, अंततः सुपरह्यूमन की डरावनी प्रकृति को समझते हुए। दृश्य नानगी की ओर बदलता है, जो पूर्णिमा के नीचे एक खंडहर इमारत में है। डैन यांग रिपोर्ट करती है कि व्हाइट कैप के साथ उनकी मुठभेड़ के बाद से मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। वह जोड़ती है कि किसी ने उन पर इनाम भी रख दिया है, जिसे नानगी हास्यास्पद पाता है। डैन यांग उनके लाइव प्रसारण में आने के निर्णय पर सवाल उठाती है, लेकिन वह उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देते हैं। वह मलबे के ऊपर छलांग लगाते हुए कहते हैं कि अब स्थिति को नजरअंदाज करना बहुत दिलचस्प है। एक मुस्कान के साथ नानगी भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया जल्द ही अराजकता में गिर जाएगी। वह एक अखबार की कटिंग पर विचार करता है, सोचता है कि किस पक्ष में शामिल होना अधिक मजेदार होगा। हेलीपैड पर वापस अधिकारी 2 सुपर ह्यूमंस को हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए कहता है। पर्ल और विथ्रो बिना कुछ कहे विमान में चढ़ जाते हैं। अधिकारी अपनी सीट बेल्ट बांधता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपनी ही अंतिम यात्रा पर जा रहा हो। वह घबराते हुए दोनों को सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाने लगता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए वह अजीब तरह से उन्हें कहता है कि अगर वे असहज हैं तो परेशान न हो। पायलट ने सब कुछ ठीक होने की सूचना दी, घोषणा करते हुए कि वे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, अधिकारी नोट करता है कि यह उसका पहला समुद्र आधारित अमानवीय घटना है। विमान, जो अमेरिका में सबसे तेज है, चांदनी रात के आकाश में उड़ता है। वह एक नक्शे की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि उनका लक्ष्य 500 मील दूर है और उड़ान का समय 2 घंटे है। अधिकारी 2 सुपर ह्यूमन को गंभीर स्थिति समझाने लगते हैं। वह बताते हैं कि वर्जीनिया के तट पर एक नौसेना बेस को SOS भेजा गया था। संदेश में SS ओपेरा पर एक अमानवीय हमले की सूचना दी गई थी, जो 3000 लोगों वाला एक जहाज है। यह एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्ट क्रूज है जो अमेरिका और UK के बीच यात्रा करता है। जबकि नुकसान अज्ञात है, नौसेना ने तुरंत खतरे की गंभीरता को समझ लिया। उन्होंने मिस पर्ल की मदद मांगी, लेकिन वह और उनका साथी स्कॉटलैंड में थे। इंतजार न कर पाने के कारण सरकार ने नौसेना की अंडर वाटर डिमोलिशन टीम को तैनात कर दिया। कुल 5 विशिष्ट स्क्वाड्रन को क्रूज जहाज के स्थान पर भेजा गया। पर्ल पूछती हैं कि क्या टीमें वर्तमान में उस प्राणी के साथ लड़ाई में लगी हुई हैं। अधिकारी गंभीरता से बताते हैं कि उनके आगमन के 20 मिनट के भीतर सभी संचार खो गया। गिरे हुए सैनिक का हाथ टूटे हुए रेडियो को पकड़ता है। अफरा तफरी के बीच वह निष्कर्ष निकालता है कि सभी 5 दस्ते संभवतः आधे घंटे से भी कम समय में नष्ट हो गए। अधिकारी पसीना पोंछते हुए स्वीकार करता है कि एक और बड़ी समस्या है जिसे संबोधित करना है। दोनों सुपर ह्यूमन गंभीर नजरें मिलाते हैं, ये जानने की मांग करते हैं कि वह क्या है। वह बताता है कि जहाज ऑटो पायलट पर है, सीधे फ्लोरिडा के तट की ओर बढ़ रहा है। विथ्रो को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वे अमानवीय को जमीन पर छोड़ देंगे। अधिकारी उनके डर की पुष्टि करता है। उसका चेहरा गंभीर है। वह बताता है कि सरकार ने जहाज को रोकने के लिए परमाणु मिसाइलों के साथ लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। पर्ल और विथ्रो सरकार के निर्दयी निर्णय से स्तब्ध हैं। अधिकारी समझाता है कि अज्ञात बचे लोगों के साथ इसे सबसे अच्छा कदम माना गया। वह कांपता है, स्वीकार करता है कि उन्हें नहीं पता कि उस जहाज पर क्या हो रहा है। पर्ल खिड़की से बाहर देखती है, उसे सख्ती से कहती है कि कांपना बंद करे। अधिकारी घबराहट में माफी मांगता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर तूफान के बीच से गुजरता है, वह उसे इतना निराशावादी न होने के लिए कहती है। दृढ़ नजरों से वह घोषणा करती है कि वह अब यहाँ है। दृश्य वापस सीओएन हाई स्कूल की कैफेटेरिया में कटता है। ताइक की डरावनी आंखें डरे हुए छात्रों को देखती हैं। वह घोषणा करता है कि वह 5 लोगों को पीटेगा जिनका चेहरा उसे पसंद नहीं है। उसका पहला निशाना वह छात्र है जिसे उसने पहले ही जमीन पर गिरा दिया था। ताइक लड़के के बाल पकड़ लेता है, उसकी हताश माफियों को नजरअंदाज करते हुए। मुंही बंधी हुई चेहरे वाली लड़की बदमाशी रोकने के लिए आवाज लगाती है। वह गुस्से में गिरोह के सदस्यों का सामना करती है। तैक उसे चुनौती देता है, लेकिन मुंह ही दृढ़ता से अपनी मांग दोहराती है। कैफेटेरिया में अन्य छात्र उसकी बहादुरी को अविश्वास में देखते हैं। यह दृश्य म्यूही की साहसिकता और उसके सामने आने वाले खतरे के बीच के अंतर को उजागर करता है। कांग और क्वान चुल चुपचाप बढ़ते हुए टकराव को देखते हैं।
वे देखते रहते हैं, उनके चेहरे के भाव समझ से बाहर हैं। मुंह ही दृढ़ता से खड़ी रहती है, गिरोह की उपस्थिति से अप्रभावित। उसकी दोस्त जिंजू चिंतित होकर उसका नाम पुकारती है। तैक एक मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया करता है, अभी भी उस छात्र को पकड़े हुए है जिसे उसने पहले मारा था। चलता है। वह मोही की ओर बढ़ता है, दिन की असामान्य घटनाओं पर सवाल उठाते हुए। ताई ईक उसे चेतावनी देता है कि वह कोई दया नहीं दिखाता, लेकिन मोही उसे मूर्ख कहती है। वह अपना हाथ उठाता है, मोही को मारने की तैयारी करते हुए। मोही सहम जाती है, आने वाले प्रहार के लिए खुद को तैयार करती है। अचानक क्वानचुल हस्तक्षेप करता है, ताई ईक का उठा हुआ हाथ पकड़ लेता है। क्वानचुल ताई ईक का हाथ पकड़ता है, स्थिति से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए। एक क्लोजअप में तीव्र और केंद्रित नजर दिखाई देती है। क्वानचुल ताई ईक को देखता है, उसे एक विशाल अजीब कहता है। अन्य गिरोह के सदस्य आश्चर्यचकित होते हैं, क्वानचुल को पहचानते हैं। चांग रयूल और ताई बांग उत्साहित होकर महसूस करते हैं कि क्वानचुल गिरोह से लड़ने वाला है। ताई ईक क्वानचुल के हस्तक्षेप से नाराज होकर मुड़ता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसके बढ़ते गुस्से को दिखाते हुए। ताई ईक क्वानचुल की ओर एक शक्तिशाली किक मारता है। क्वानचुल तेजी से हमले को चकमा देता है, जिससे हवा का झोंका बनता है। ताई ईक हैरान है कि क्वानचुल ने वार को कैसे टाल दिया। क्वानचुल तैयार खड़ा है, ताई ईक को अपनी चुनौती जारी रखने के लिए उकसाते हुए। चांग रयूल और ताई बांग जोर से चिल्लाते हैं, क्वानचुल का समर्थन करते हुए। क्वानचुल अपनी ओर से एक शक्तिशाली किक मारता है। वह एक जोरदार मुक्के के साथ आगे बढ़ता है, जो ताई ईक के चेहरे पर लगता है। क्वानचुल के मुक्के की ताकत से ताई ईक का सिर पीछे की ओर झटक जाता है। कैफेटेरिया में अन्य छात्र लड़ाई को स्तब्ध चुप्पी में देखते हैं। शक्तिशाली प्रहार सीधे बदमाश के जबड़े पर लगता है। क्वानचुल की आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसका ध्यान पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंद्वी पर होता है। अन्य गिरोह के सदस्य जो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्वानचुल अपना पैर मजबूती से जमीन पर जमाता है, अगले कदम के लिए तैयार। टेक पीछे की ओर लड़खड़ाता है, अप्रत्याशित हमले से स्पष्ट रूप से चकरा गया। वह थूकता है, स्वीकार करता है कि क्वानचुल सिर्फ बातों से ज्यादा है। टेक अपनी उंगलियों को चटकाता है, वादा करता है कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। क्वानचुल हैरान है कि उसकी पूरी ताकत वाली मुक्का लड़ाई को खत्म नहीं कर पाई। एक नया प्रभावशाली व्यक्ति अचानक प्रकट होता है, पूछता है कि क्या वे खत्म हो गए हैं। लड़ाके और दर्शक सभी अचानक हस्तक्षेप से चौंक जाते हैं। गैंग के अन्य सदस्य आते हैं, टेबल मैनर्स की कमी की आलोचना करते हुए। क्वानचुल नए व्यक्ति से पीछे हटने के लिए कहता है, मोही की रक्षा करते हुए। उस व्यक्ति को नाम गंगमू के रूप में पेश किया जाता है, जो गंडू गैंग का नेता है। अन्य छात्र डर में फुसफुसाते हैं, कुख्यात गैंग नेता को पहचानते हुए। एक छात्र बताता है कि नाम गंगमू 3 प्रमुखों में सबसे निर्दयी है। नाम गंगमू ताई ईक की पीठ थपथपाते हुए शिकायत करता है कि उसका दिन खराब हो गया। ताई ईक क्वानचुल को घूरता है, अगली बार बदला लेने की कसम खाता है। नाम गंगमू क्वानचुल की ओर मुड़ता है, उसे बताता है कि उसने हद पार कर दी है। क्वानचुल अपनी जगह पर डटा रहता है, धमकी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। अंतिम ठंडी धमकी के साथ नाम गंगमू अपनी टीम के साथ जाने के लिए मुड़ता है। क्वानचुल उन्हें जाते हुए देखता है, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। चांग रयूल खतरनाक गैंग के साथ एक ही कक्षा में फंसे होने की शिकायत करता है। वह जोर से डकार लेता है, पास की मेज पर बैठी लड़कियों को चौंका देता है। लड़कियां इधर उधर देखती हैं, ये सोचते हुए कि यह अजीब आवाज क्या थी। दृश्य एक हेलीकॉप्टर की ओर बदलता है, जो समुद्र में एक भयंकर तूफान के बीच उड़ रहा है। अधिकारी घबराते हुए घोषणा करता है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर मूसलाधार बारिश में एक विशाल काले क्रूज जहाज के ऊपर मंडराता है। अंदर पर्ल शांतिपूर्वक अधिकारी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है, बाहर का उग्र तूफान दिखाई देता है। अधिकारी बताते हैं कि वे बायोमेट्रिक ईयरपीस के माध्यम से संवाद करेंगे। वह उनके समन्वयक के रूप में कार्य करेगा, स्थिति की जानकारी पहुंचाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के पर्ल हेलीकॉप्टर से नीचे जहाज की ओर कूद जाती है। वह अधिकारी जेम्स को तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का आदेश देती है। दृढ़ नजर से वह उसे परमाणु हमले को रोकने के लिए कहती है। जेम्स घबराते हुए सहमत होता है, वादा करता है कि वे रवाना होते ही कॉल करेगा। वह कांपते हुए सलाम करता है, दोनों महाशक्तियों को शुभकामनाएं देता है। विथरो पर्ल के पीछे जाता है, अंधेरे तूफानी आकाश में कूद जाता है। दोनों नायक बारिश के बीच विशाल क्रूज जहाज की ओर गिरते हैं। वे हेलीपैड पर उतरते हैं, जो एक क्रूर हमले के बाद के प्रभाव से ढका हुआ है। दोनों सुपरह्यूमन एक मौन गंभीर नजर का आदान प्रदान करते हैं। पर्ल अराजकता का निरीक्षण करती है, पुष्टि करती है कि निश्चित रूप से एक अमानवीय इसके लिए जिम्मेदार था। विथरो सहमत होता है, प्राणी की अत्यधिक शक्ति को नोट करते हुए। इससे पहले कि वे आगे बढ़ें, छायाओं से एक विशाल सरीसृप की आंख उन्हें देखती है, पर्ल की छवि को प्रतिबिंबित करती हुई। गिरगिट जैसे अमानवीय प्राणी विनाश के बीच चुपचाप खड़ा है। हेलीकॉप्टर में वापस जेम्स एक लैपटॉप निकालता है ताकि नायकों को जानकारी दे सके। वह समझाता है कि जहाज की जटिल संरचना के कारण प्राणी को ढूंढना मुश्किल होगा। पर्ल सोचती है कि क्या वे कोई हलचल मचाकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। जेम्स उसके ईयरपीस के माध्यम से पुष्टि करता है कि प्रभावी होने के लिए उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा। वह सुझाव देता है कि वे अपनी खोज को जहाज के ऊपरी और निचले स्तरों के बीच विभाजित करें। एक आरेख उनके वर्तमान स्थान और प्रस्तावित खोज मार्गों को दिखाता है। योजना यह है कि एक नीचे की ओर खोज करेगा, जबकि दूसरा ऊपर की ओर जीवित बचे लोगों की तलाश करेगा। जेम्स अपनी चिंता व्यक्त करता है कि इस रणनीति का मतलब है कि उन्हें अकेले ही अमानवीय से लड़ना पड़ सकता है। पर्ल कहती है कि इसे टाला नहीं जा सकता।
वह जल्दी से जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए ऊपरी स्तर पर जाएगी। विथरो सहमत होते हैं, कहते हैं कि वह निचले डेक की ओर जाएंगे। पर्ल उनसे कहती है कि जैसे ही वह मुकाबले में प्रवेश करें उसे सूचित करें। वह हेलीपैड से कूदती है, जहाज की मुख्य संरचना के किनारे को पकड़ लेती है। अद्भुत ताकत के साथ, शक्ति के साथ वह विशाल जहाज पर चढ़ने लगती है। वह धातु की पतवार में पकड़ बनाने के लिए जगह बनाती है, आसानी से सीधी दीवार पर चढ़ती है। विथरो अपनी उंगलियों को धातु में गाड़ते हुए अपनी उत्तराई जारी रखता है। वह विशाल जहाज के ढांचे से लटकता है, अंदर जाने का रास्ता खोजते हुए। दीवार से किक मारते हुए वह खुद को निचले हिस्से की ओर फेंकता है। वह अपने हाथ पीछे खींचता है, जहाज के बाहरी हिस्से को तोड़ने की तैयारी करते हुए। टकराव से मोटी धातु की प्लेटिंग एक शक्तिशाली धमाके के साथ टूट जाती है। विथरो धूल और मलबे के बादल के बीच अंदर उतरता है। वह फर्श में बनाए गए खुरदरे छेद से उठता है। उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं, अंधेरे अपरिचित परिवेश को स्कैन करती हैं। वह खुद को बक्सों से भरे एक विशाल कार्गो होल्ड में पाता है। कम्युनिकेशन पर जेम्स उसकी स्थिति की पुष्टि करता है और रिपोर्ट मांगता है। विथरो गलियारों से गुजरता है, कहता है कि उसने अभी तक किसी को नहीं देखा है। वह रिपोर्ट करता है कि क्षेत्र अछूता लगता है और इधर उधर देखने का फैसला करता है। जेम्स फिर पर्ल से संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि उनकी खोज कैसी चल रही है। वह गंभीरता से रिपोर्ट करती हैं कि अब तक उन्हें केवल शव ही मिले हैं। पर्ल ने पुल, नियंत्रण कक्ष और सूचना केंद्र की खोज की है। वह भयानक दृश्य को नरक जैसा बताती हैं। जेम्स नोट करता है कि प्राणी पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन पर्ल कहती है कि उसकी आवाज टूट रही है। वह कराहता है क्योंकि उसके ईयरपीस में अचानक से स्टैटिक आ जाता है। जेम्स चिंतित है कि मिशन की शुरुआत में ही संचार उपकरण खराब हो रहे हैं। वह सिद्धांत देता है कि वे बरमूडा त्रिकोण में है, जिससे संचार कठिन हो रहा है। पर्ल स्थैतिक के बारे में शिकायत करती है जब वह पास में एक हल्की कराह सुनती है। अप्रत्याशित आवाज से सतर्क होकर उसका सिर एक तरफ मुड़ता है। एक जीवित व्यक्ति एक राक्षस के बारे में हाँफता है और पर्ल को एहसास होता है कि कोई जीवित है। वह आदमी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए नीचे झुकती है और अपनी खोज की रिपोर्ट करती है, लेकिन वह आदमी अपना दिमाग खो चुका है, डर के मारे उस पर चिल्ला रहा है। जेम्स असहाय महसूस करता है क्योंकि संचार विफल हो जाता है, जिससे वह मदद नहीं कर पाता। नीचे कार्गो होल्ड में विथरो अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह अपने ईयरपीस को थपथपाता है, लगातार स्टैटिक से परेशान होकर। अचानक एक आवाज पुकारती है, सेंट पर्ल, और वह आश्चर्य से मुड़ता है। एक छोटी लड़की शेल्फ के पीछे से झांकती है, उसे दूसरे हीरो समझकर। छोटी लड़की पूछती है कि क्या वह उन्हें बचाने आया है, उसे पर्ल समझकर। वह उसे सही करता है और खून से सने हाथों के निशान वाले दरवाजे को खोलता है। दरवाजे खुलते हैं, एक अंधेरा शांत हॉल दिखाते हुए। विथरो इवेंट हॉल में प्रवेश करता है, खून की तीव्र गंध को महसूस करते हुए। वह अपने ईयरपीस को निराशा में टैप करता है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। दूर में वह एक आकृति को देखता है जो बिल्कुल उसके साथी की तरह दिखती है। वह आकृति मलबे के बीच उसकी ओर पीठ किए खड़ी है। विथरो ने पुकारा। पर्ल के अचानक प्रकट होने से भ्रमित आकृति धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाती है। यह पर्ल है, जो उसे ठंडी खाली नजरों से देख रही है। वह पूछता है कि वह इतनी जल्दी ऊपरी स्तरों तक कैसे पहुंच गई। नकली व्यक्ति एक खतरनाक अभिव्यक्ति के साथ अपने होंठ चाटता है। उसका चेहरा अचानक एक भयानक दांतों से भरा जबड़ा बन जाता है। प्राणी की आंख चौड़ी हो जाती है जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह अपने तेज दांतों को विथरो के कंधे में गहराई से ढंसा देता है। विथरो हैरानी में देखता है जब राक्षस के दांत उसमें धंस जाते हैं। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता है, अप्रत्याशित हमले से दर्द में गालियां देता है। वह अपने दांत भींचता है, अपने खून बहते कंधे को पकड़ता है। विथरो अविश्वास में ऊपर देखता है, ये महसूस करते हुए कि वह खतरे में है। प्राणी अपनी भेष बदलता है, अपनी असली राक्षसी रूप को प्रकट करता है। एक शक्तिशाली प्रहार से विथरो कमरे के पार उड़ जाता है। टक्कर से फर्श टूट जाता है, जिससे धूल का एक बड़ा बादल बन जाता है। वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रहते हुए रुक जाता है। वह मानता है कि वह लापरवाह था, यह महसूस करते हुए कि हमला लगभग घातक था। विथरो आश्चर्य करता है कि एक मिमिक पर्ल की उपस्थिति को इतनी पूर्णता से कैसे नकल कर सकता है। वह प्राणी की अविश्वसनीय शक्ति से स्तब्ध है। भले ही उसकी सतर्कता कम हो, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह ऊपर से एक और हमले का आभास करता है। एक विशाल मुट्ठी उसके सिर के ठीक ऊपर एक स्तंभ को तोड़ देती है। गिरगिट जैसे इनह्यूमन ने अपना असली डरावना रूप प्रकट किया। विशाल नीला प्राणी गिरे हुए नायक के ऊपर मंडरा रहा है, हमला करने के लिए तैयार। विथरो एक तेज हमलों की श्रृंखला को रोकता है। उसके हाथ से खून बह रहा है। वह कमरे के पार पीछे धकेला जाता है। धूल का बादल राक्षस को छुपा देता है। उसका आंखें चौड़ी हो जाती हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी की असली शक्ति को समझते हुए। प्राणी के पंजे उसके हाथ में ढंस जाते हैं, उसकी पकड़ कसती जाती है। विथरो को जोर से एक स्तंभ में फेंका जाता है, पत्थर टूट जाता है। इनह्यूमन अपनी विकृत असली रूप को प्रकट करता है। एक मानव चेहरा उसके सीने में ढंसा हुआ है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह प्राणी रूप बदलने वाला है। उसका दिमाग दौड़ रहा है। दृढ़ पकड़ के साथ वह अपनी फटी हुई चोगा उतारता है। नायक लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है, ये प्रकट करते हुए कि उसकी बांह लड़ाई में खो गई है। वह फटे हुए कपड़े को जमीन पर पटक देता है। कपड़े से एक पट्टी फाड़कर वह एक अस्थायी पट्टी तैयार करता है। वह अपने घाव के चारों ओर कपड़े को कसकर लपेटने लगता है। अस्थायी पट्टी को कसकर बांध दिया गया है, जिससे खून बहना रुक गया है। गुस्से में वह प्राणी से मांग करता है कि वह उससे जो लिया है उसे वापस करे। राक्षस आगे बढ़ता है, अपने निरंतर हमले को जारी रखते हुए।
इस बीच हेलीकॉप्टर हिंसक तूफान में इधर उधर हो रहा है। जेम्स खराब हो रहे ईयरपीस को कोसता है, लेकिन राहत महसूस करता है कि रडार अभी भी काम कर रहा है। वह देखता है कि विथरो का ट्रैकर अनियमित रूप से चल रहा है। यह पुष्टि करता है कि वह लड़ाई में है। पायलट चेतावनी देता है कि तूफान तेज हो रहा है, निर्णय लेने का आग्रह करता है। जेम्स उसे जहाज के डेक पर हेलीकॉप्टर उतारने का आदेश देता है। वापस जहाज पर एक छोटा हाथ धीरे से पर्ल का हाथ पकड़ती है। एक छोटी लड़की उत्साह से घोषणा करती है कि सेंट पर्ल उन्हें बचाने के लिए यहाँ है। पर्ल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, ये देखकर हैरान कि कोई जीवित है। दर्जनों बचे लोग अपने छिपने के स्थानों से झांकते हैं। उनके चेहरे आशा से भरे हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी समझाता है कि वे निचले स्तरों के बचे हुए लोग हैं। ये महसूस करते हुए कि कितनी जिंदगियां दांव पर हैं, पर्ल जानती है कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। एक आदमी उससे विनती करता है, सभी को बचाने के लिए कहता है। जहाज के एक अन्य हिस्से में एक शराब की बोतल मेज पर गिर जाती है। ये कालीन पर टूट जाती है और उसकी सामग्री फैल जाती है। एक विशाल पंजे वाला पैर टूटे हुए कांच पर कदम रखता है। कमरा विस्फोटित हो जाता है जब दोनों शक्तिशाली एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। विशाल अमानवीय आगे बढ़ता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए तैयार। विथरो खुद को संभालता है, प्राणी के शक्तिशाली प्रहार को रोकता है। राक्षस की आंखें लाल चमकती हैं, जैसे वह अपने निरंतर हमले को जारी रखता है। वह एक ठोस मुक्का मारता है, प्राणी के सीने पर प्रहार करता है। विथरो एक शक्तिशाली किक मारता है, लेकिन राक्षस मुश्किल से हिलता है। उसे एहसास होता है कि वह गिर रहा है, भले ही उसकी अविश्वसनीय ताकत हो। प्राणी अपने विशाल जबड़े खोलता है, अंतिम प्रहार के लिए तैयार होता है। यह उसे पकड़ लेता है, उसकी पकड़ उसके चारों ओर कसती है, लेकिन नायक अपने प्रतिद्वंद्वी के ऊपर से पलटता है, उसकी पकड़ से बाल बाल बचता है। विथरो उतरता है, प्राणी की आश्चर्यजनक सहन शक्ति से परेशान। वह निष्कर्ष निकालता है कि राक्षस का रूप बदलना सीधे मुकाबले में बेकार है। अपनी भौं पहुंचते हुए वह सांस लेने के लिए एक पल लेता है। उसे पता है कि उसे इस लड़ाई को यहीं और अब भी खत्म करना होगा। वह अमानवीय प्राणी नायक की ऊर्जा में बदलाव महसूस करता है। विथरो की आंखें एक तीव्र नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। वह कोने में रखे बैरल के ढेर की ओर ध्यान देता है। अपने प्रतिद्वंद्वी का फिर से सामना करते हुए उसका संकल्प अटल है। एक तेजी के साथ वह कमरे के पार दौड़ता है। वह एक जोरदार किक मारता है, जिससे एक बैरल उड़ जाता है। बैरल टूट जाता है, इसकी लाल सामग्री बाहर फट जाती है। तरल हवा में एक महीन धुंध के रूप में छिटकता है। विथरो की चमकती आंख अविश्वसनीय तीव्रता के साथ केंद्रित होती है। बूंदें अचानक तेज घातक प्रक्षेपास्त्रों में बदल जाती हैं। प्राणी भ्रमित होकर देखता है जैसे अजीब हमला पास आता है। तरल के टुकड़े अमानवीय के शरीर पर बल के साथ बरसते हैं। विथरो आत्मविश्वास से खड़ा है, उसकी शरीर से भाप उठ रही है। उसकी चमकती हुई आंख सिकुड़ जाती है, उसकी शक्ति अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। वह पास की मेज पर एक शराब की बोतल देखता है। बोतल को पकड़कर वह एक और हमला करने की तैयारी करता है। एक शक्तिशाली पकड़ के साथ वह अपने हाथ में बोतल को तोड़ देता है। छिटकती हुई शराब तुरंत एक तेज चमकते भाले में बदल जाती है। वह इस अस्थायी हथियार को पकड़ता है, अपने परेशान करने वाले दिन के बारे में बड़बड़ाता है। विथरो घोषणा करता है कि अब वह और मजाक करने के मूड में नहीं है। पैर पटकते हुए वह अपने अंतिम हमले के लिए तैयार होता है। वह ठोस भाले को अविश्वसनीय गति और ताकत के साथ फेंकता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि दो आदमी विथरो को एक पूछताछ कक्ष में देख रहे हैं। वे याद करते हैं कि उसने अकेले ही दो पूरे स्ट्रीट गैंग्स को कैसे हरा दिया। उन आदमियों में से एक, जेम्स, विथरो की अविश्वसनीय उपलब्धियों की पुष्टि करता है। मेज के उस पार पर्ल मानती है कि वह स्पष्ट रूप से एक सुपर ह्यूमन है। वह पूछती है कि उसने अपने खून को तुरंत कैसे रोक लिया। उनकी आंखें मिलती हैं, उनके बीच एक मौन समझ गुजरती है। पर्ल अपना कप उठाती है, जहां कॉफी ठोस चट्टान में बदल गई है। विथरो स्वीकार करता है कि वह तरल पदार्थों को ठोस कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह यह कैसे करता है। वह बताता है कि उसकी शक्ति की सीमा 10 मीटर है और इसके लिए अत्यधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। वर्तमान में वापस शराब का भाला अमानवीय की ओर बढ़ता है। फ्लैशबैक में पर्ल पूछती है कि क्या उसकी शक्ति चीजों को जमाने जैसी है। वह समझाता है कि तरल हीरे जितना कठोर हो जाता है, वह समझती है कि इसका मतलब है कि वह किसी भी तरल को हथियार में बदल सकता है। विथरो पुष्टि करता है कि पर्याप्त बल के साथ यह गोली से भी अधिक घातक है। भाला राक्षस के सीने पर विनाशकारी प्रभाव के साथ प्रहार करता है। प्राणी दर्द में दहाड़ता है, प्रहार से पीछे की ओर लड़खड़ाता है। यह हताश पलटवार में अपनी विशाल मुट्ठी घुमाता है। विथरो उस प्रहार के नीचे से बचकर निकलता है और एक शक्तिशाली किक मारता है। उसकी किक की ताकत से उनके नीचे की फर्श टूट जाती है। वह अपने दांत भींचता है, लड़ाई का तनाव उसके चेहरे पर दिखता है। सांस लेते हुए उसका चेहरा पूरी दृढ़ता को दर्शाता है। उसे एहसास होता है कि उसका हमला महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह देखता है कि प्राणी बदलने लगता है। अमानवीय प्राणी रूप बदलता है, एक दूसरा अधिक भयानक रूप प्रकट करता है जैसे ही वह हमला करता है। विथरो मुश्किल से प्राणी के शक्तिशाली हमले से बचता है। वह हैरान है कि राक्षस ने अपनी भारी चोट के बावजूद गति नहीं घटाई है। इस बीच पर्ल एक लंबी खाली गलियारे से दौड़ती है। वह पुष्टि करती है कि निचले तहखाने के स्तर साफ हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि लड़ाई कहीं और हो रही है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वह ऊपर से हल्की गड़गड़ाहट महसूस करती है। अचानक उसके ईयरपीस में स्टैटिक के साथ आवाज आती है। वह रुकती है, जेम्स की टूटी फूटी ट्रांसमिशन को समझने की कोशिश करती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह इवेंट हॉल शब्दों को जोड़ती है। पर्ल तुरंत दौड़ पड़ती है, अपने पीछे एक झटका छोड़ते हुए। डेक पर जेम्स ने बारिश में हेलीकॉप्टर उतारा है। वह अपने लैपटॉप को देखता है, यह पुष्टि करते हुए कि विथरो अभी भी लड़ाई में लगा हुआ है।
जैसे ही उसे एहसास होता है कि लड़ाई बहुत लंबी खींच रही है, एक बुरा एहसास बढ़ता है, पर्ल को जल्दी करने के लिए प्रेरित करता है। दृश्य विकृत अराजक इवेंट हॉल की ओर बदलता है। विथ्रो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। उसकी दृष्टि तीव्र लड़ाई से धुंधली हो गई है। वह राक्षस से दूर भागता है, कुछ दूरी बनाने की कोशिश करता है। वह अपनी सांस पकड़ने के लिए रुकता है। उसकी नजर ऊपर की ओर जाती है। विथ्रो छत पर एक फायर स्प्रिंकलर देखता है, एक नई उसके दिमाग में एक योजना बन रही है। वह सोचता है कि क्या वह इसे पर्याप्त जोरदार प्रभाव से सक्रिय कर सकता है। हवा में छलांग लगाते हुए वह ऊपर की छत की ओर निशाना साधता है। वह अपनी मुट्ठी को स्प्रिंकलर सिस्टम के ठीक नीचे दीवार में मारता है। स्प्रिंकलर सक्रिय हो जाता है, इनह्यूमन को पानी की बौछार में भिगो देता है। विथ्रो की आंख एक तीव्र केंद्रित प्रकाश से चमकने लगती है। राक्षस पर पड़ा पानी तुरंत एक मोटी बर्फ की परत में बदल जाता है। प्राणी पूरी तरह से जम जाता है। उसका दर्द भरा चेहरा बर्फ में फंसा रहता है। विथ्रो अपने स्थिर प्रतिद्वंद्वी के ऊपर खड़ा होता है। लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है। दृश्य वापस जेम्स और एक अन्य अधिकारी के साथ पूछताछ कक्ष में चला जाता है। जेम्स विथ्रो की अजीब क्षमता की अवधि के बारे में पूछता है। वह अनुमान लगाता है कि इतनी शक्तिशाली क्षमता की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। विथ्रो समझाता है कि उसकी शक्ति सीधे उसकी मानसिक दृढ़ता से जुड़ी है। वह बताता है कि प्रभाव कम से कम 1 घंटे तक रहता है, फिर अपने तरल रूप में लौट आता है। विथ्रो स्वीकार करता है कि उसने वर्षों से इतना संघर्ष नहीं किया है, अपने खोए हुए हाथ को दोष देते हुए। उसकी आंखें चमकती हैं जब वह सोचता है कि लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। अचानक एक तेज रोशनी उसके पीछे अंधेरे में चमकती है। विथ्रो की चमकती आंख पूरी तरह से आश्चर्य में चौड़ी हो जाती है। उसका चेहरा सदमे में बदल जाता है जब खून उसके चेहरे पर बिखर जाता है। वह अविश्वास में नीचे देखता है जब उसका शरीर अचानक अलग हो जाता है। उसका शरीर फर्श पर गिर जाता है, जिससे राक्षस उसके ऊपर खड़ा रह जाता है। विथ्रो की निर्जीव आंखें जमीन से ऊपर देखती हैं। उसका आखिरी विचार यह है कि उसके पीछे कुछ खड़ा था। एक दूसरा समान इनह्यूमन उसके गिरे हुए शरीर के ऊपर खड़ा है, एक जाल का खुलासा करते हुए। हेलीकॉप्टर तूफान में मंडरा रहा है, उसके ब्लेड बारिश को काटते हुए। अंदर जेम्स अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा है, यह विश्वास करते हुए कि दोनों नायक जल्द ही मिलेंगे। उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा W दिखाई देता है, जो विद्रोह के ट्रैकर का प्रतिनिधित्व करता है। सिग्नल अचानक झिलमिलाता है और एक बिंदु की रोशनी में गायब हो जाता है। जेम्स अपनी स्क्रीन से ऊपर देखता है, अचानक बदलाव से भ्रमित। वह तेजी से अपने ईयरपीस को टैप करता है, सोचते हुए कि रडार क्यों बंद हो गया। स्क्रीन पुष्टि करती है कि केवल श्री विथ्रो का सिग्नल गायब हो गया है। जेम्स की आंखें चश्मे के पीछे भय से चौड़ी हो जाती हैं। उसे याद आता है कि ईयरपीस सीधे उनके जीवन संकेतों से जुड़े होते हैं। खाली स्क्रीन को घूरते हुए वह भयानक सच्चाई को समझता है। वह घबराहट में अपना सिर पकड़ लेता है। जो हुआ है उसे मानने से इनकार करता है। स्क्रीन पर पर्ल का ट्रैकर, जो पी से चिह्नित है, तेजी से चलने लगता है। पर्ल अपना पैर मजबूती से जमाती है, प्रवेश करने की तैयारी करती है। वह आगे की ओर झपटती है, खून से सने दरवाजे को लात मारकर गिरा देती है। दरवाजा चूर चूर हो जाता है जब वह कमरे में घुसती है। अमानवीय अपना सिर घुमाता है, उसकी अचानक उपस्थिति से हैरान। वह मलबे के बीच खड़ी पर्ल को देखता है, लड़ाई के लिए तैयार। पर्ल भयानक दृश्य को देखती है, 2 अमानवीय और उसका गिरा हुआ साथी। उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ क्रोध से सिकुड़ जाती हैं। वह 2 राक्षसों को घूरती है, जिनमें से एक अभी भी बर्फ में फंसा हुआ है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें पर्ल और विथ्रो एक पिछली लड़ाई के बाद दिखाई देते हैं। पर्ल को याद आता है कि उसने उससे कहा था कि उसके ठंडे बाहरी रूप के बावजूद वह एक मूल्यवान टीम सदस्य है। वह उसके साथ पार्क की बेंच पर बैठती है, समझाते हुए कि हर कोई कितना आभारी है। पर्ल जोड़ती है कि उनके समन्वयक जेम्स विशेष रूप से खुश थे कि वह शामिल हुआ। विथ्रो को याद है कि जेम्स ने उसे एक हास्यास्पद पोशाक की पेशकश की थी, जिसे उसने साफ मना कर दिया था। बेंच पर वापस पर्ल चेतावनी देती है कि इनह्यूमंस अप्रत्याशित खतरे हैं। वह जोर देती है कि अगर उनमें से कोई एक युद्ध में गिर जाए तो दूसरे को शांत रहना चाहिए और तर्कसंगत तरीके से कार्य करना चाहिए, न कि एक बच्चे की तरह जो ठोकर खाकर गिर जाता है। विथ्रो उसके शब्दों पर चुपचाप विचार करता है। उसका भाव पढ़ा नहीं जा सकता। पर्ल जोर देती है कि पीछे हटना एक वैध रणनीति है, उसे भावनाओं पर कार्य न करने के लिए प्रेरित करती है। वह समझाती है कि हिल जाने से प्रभावी ढंग से लड़ना कठिन हो जाता है। उसका अंतिम बिंदु यह है कि जीवित बचने वाले को किसी भी कीमत पर दुनिया की रक्षा करनी चाहिए। विथ्रो की आंख चमकती है जब वह हंसते हुए उसके शब्दों को बेकार कहता है। वह खड़ा होता है और घोषणा करता है कि अगर कोई दुश्मन उसे हरा सकता है तो वह नहीं रुकेगा। विथ्रो दूर चला जाता है, ठंडे स्वर में कहता है कि वह प्रभावित नहीं होगा, भले ही वह हार जाए। स्मृति धुंधली हो जाती है जब एक बच्चे की आवाज उसकी भावना को दोहराती है। एक प्रतीकात्मक छवि में बच्चा एक जमी हुई फव्वारे की ओर हाथ बढ़ाता है जबकि उसका गुब्बारा उड़ जाता है। पर्ल उसकी सख्त लड़के की हरकत की याद पर मुस्कुराती है। दृश्य वर्तमान में वापस आता है। उसके बाल अब पीछे बंधे हुए हैं। वह खुद से स्वीकार करती है कि वह बकवास कर रही थी। दूसरा इनह्यूमन बर्फ से बाहर निकलता है, गुस्से में दहाड़ते हुए। एक चमकदार रोशनी में पर्ल एक विनाशकारी हमला करती है। उसके प्रारंभिक हमले की ताकत से कमरा विस्फोटित हो जाता है। चमकती आंखों और गुस्से भरी चीख के साथ वह ठंडा रहने की अपनी ही सलाह भूल जाती है। राक्षस का चेहरा उसकी जबरदस्त शक्ति से हैरानी में बदल जाता है। उसका मुक्का प्राणी के जबड़े पर जोरदार प्रहार करता है। वह एक शक्तिशाली किक के साथ आगे बढ़ती है जो राक्षस को पीछे धकेल देती है। लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाती है जब वह परिणाम को देखती है। उसकी आंख में गहरा दुख झलकता है। उसका मिशन अब प्रतिशोध का है। पर्ल गिरे हुए प्राणी के ऊपर खड़ी है।
उसकी नजर उसके पराजित साथी पर टिकी है। वह अपने गिरे हुए साथी की ओर देखती है। उसका चेहरा भावहीन है। पर्ल घुटनों के बल बैठती है, अपने गिरे हुए साथी की ओर हाथ बढ़ाती है। पराजित इनह्यूमन उसके पीछे फर्श पर स्थिर पड़ा है, लेकिन अचानक प्राणी का हमला उसे बगल से मारता है। राक्षस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह एक चौंकाने वाला प्रहार करता है। तीखा अंग उसके आर पार चुभ जाता है और कंधा। चोट के सदमे से उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह अपने साथी की आंखें आखिरी बार धीरे से बंद कर देती है। पर्ल उठती है, घायल लेकिन दृढ़, अपने दोस्त के शरीर के ऊपर खड़ी होती है। उसका सूट रंग बदलता है जब वह अपनी पूरी शक्ति को उजागर करती है। घायल इनह्यूमन वापस घूरता है, उसकी ऊर्जा में बदलाव को महसूस करता है। यह एक अंतिम हताश हमले में आगे बढ़ता है। पर्ल आसानी से उसके हमलावर अंग को पकड़ लेती है। उसकी पकड़ कस जाती है, ठंडी नजर से राक्षस की बांह को कुचल देती है। वह विशाल प्राणी को हवा में घुमा देती है। इनह्यूमन को कमरे के पार विनाशकारी ताकत से फेंक दिया जाता है। टकराव से टेबल और कुर्सियां हवा में उड़ जाती हैं। राक्षस दूर की दीवार से टकराता है, कंक्रीट को चकनाचूर कर देता है। पर्ल विनाश के बीच से गुजरती है, इसे अपने जीवन का सबसे बुरा दिन कहती है। वह प्राणी के एक विकृत अंग को पकड़ लेती है। घावों से ढकी हुई वह घोषणा करती है कि अब वह इसके शर्तों पर लड़ेगी। उसकी आंखें पीली चमकती हैं जब वह राक्षस को एक अंत का वादा करती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह डर से कांपते प्राणी की ओर बढ़ती है, पीछे टूटे हुए हिस्सों का निशान छोड़ते हुए। अमानवीय दीवार में अपने पंजे गाड़ता है, पीछे हटने की कोशिश करता है। यह एक अंतिम हताश गर्जना करता है। राक्षस दीवार से धक्का देकर उस पर आखिरी बार झपटता है। यह एक ब्लेड वाले हाथ को एक चौड़े झाड़ू जैसे छाप में घुमाता है। पर्ल खुद को तैयार करती है, लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार। वह प्राणी के सिर पर एक अंतिम शक्तिशाली मुक्का मारती है। यह प्रहार विस्फोटक ताकत के साथ लगता है, निर्णायक रूप से लड़ाई को समाप्त करता है। प्राणी का सिर विनाशकारी प्रभाव से पीछे की ओर झुक जाता है। पर्ल की चमकती हुई मुट्ठी अविश्वसनीय ताकत से जुड़ती है। उसकी अगली घूंसा प्राणी के पूरे चेहरे को विकृत कर देता है। इनह्यूमन को लगातार हमले से पीछे की ओर उछाल दिया जाता है। उसकी उंगलियों के जोड़ चमक रहे हैं, अपार शक्ति से भरे हुए। वह आगे बढ़ती है, गति की धुंध बनकर अपना हमला जारी रखती है। प्राणी कमरे के पार गुड़िया की तरह फेंका जाता है। यह एक स्तंभ से टकराता है जो टकराते ही फट जाता है। मलबा गिरता है, विनाश के पैमाने को दिखाते हुए। पर्ल कसम खाती है कि वह इस राक्षस के लिए इसे एक जीवित नर्क बना देगी। वह ठंडे स्वर में पराजित प्राणी से कहती है कि अंतिम प्रहार के लिए उठो। अमानवीय प्राणी फर्श पर एक ढेर में निष्क्रिय पड़ा है। सरकारी बंकर में अधिकारी संपर्क की कमी पर बहस कर रहे हैं। एक सुझाव देता है कि मौसम की बाधा उनकी संचार को रोक रही है। एक सहायक निगरानी भेजने पर जोर देता है, लेकिन एक अन्य अधिकारी इस विचार को खारिज कर देता है। राष्ट्रपति अपना हाथ पटकते हैं, मांग करते हैं कि वे शांत हो जाएं। एक अधिकारी उन्हें याद दिलाता है कि पर्ल की टीम ने हमले के आदेश को रद्द करने के लिए कहा था। वह राष्ट्रपति से लड़ाकू विमानों को वापस बुलाने की विनती करता है। कमरे के किनारे से एक ठंडी आवाज कहती है, अभी नहीं। राष्ट्रपति और उनका सहायक इस व्यवधान पर आश्चर्यचकित होकर मुड़ते हैं। एक नकाबपोश व्यक्ति सहायक के आरामदायक रवैये की आलोचना करता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को पहचानते हैं और उसे मार्कस कहते हैं। मार्कस कहते हैं कि राष्ट्रपति पहले ही अपना निर्णय ले चुके हैं। परमाणु प्रक्षेपण अनुक्रम दिखाया गया है, आदेश के लिए तैयार और प्रतीक्षारत। अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड मार्कस राष्ट्रपति से तुरंत हमले का आदेश देने की मांग करते हैं। राष्ट्रपति पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि पर्ल और विथरो कभी असफल नहीं हुए हैं। मार्कस व्यंग्यात्मक रूप से पूछते हैं कि क्या उन्हें सफल मिशन की जानकारी दी जा रही है। वह याद दिलाते हैं कि सभी पिछले दल और अब जेम्स चुप हो गए हैं। सीनेटर ठंडे स्वर में कहते हैं कि शाश्वत शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। वह राष्ट्रपति से पूछते हैं कि क्या वह असफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मार्कस राष्ट्रपति को चुनौती देते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई और इस स्थिति को संभाल सकता है। एक अधिकारी भड़क उठता है, 3000 लोगों पर मिसाइल दागने की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए। मार्कस शांति से अपने सहायक से जहाज के आगमन का समय पूछते हैं, जो रिपोर्ट करता है कि यह 90 मिनट से कम है। वह इस छोटे समय को दबाव डालने के लिए उपयोग करते हैं, फ्लोरिडा में लाखों लोगों की जान जोखिम में होने का हवाला देते हुए। अधिकारी पलटवार करते हैं, मार्कस पर बाकी सभी की तरह अनुमान लगाने का आरोप लगाते हैं। मार्कस ठंडे स्वर में जोर देते हैं कि जोखिम को कम करना ही एकमात्र तार्किक कदम है। अधिकारी मेज पर मुट्ठी मारता है, सीनेटर के शब्दों से क्रोधित होकर। एक शक्तिशाली आवाज अचानक चिल्लाती है कि वे बहस बंद करें। राष्ट्रपति दोनों आदमियों को घूरते हैं, अपने अधिकार से कमरे को शांत कर देते हैं। वह अपना अंतिम निर्णय लेते हैं, घोषणा करते हैं कि वह एसएस ओपेरा पर हमले का आदेश रद्द कर देंगे। मार्कस असहमति में मुंह बनाता है, जबकि अन्य अधिकारी अविश्वास में देखते हैं। राष्ट्रपति का सहायक इस निर्णय की प्रशंसा करता है, क्योंकि उनका नेता पर्ल के बारे में सोचता है। दृश्य एक बरसाती दिन में बदल जाता है जब एक कार एक अकेली आकृति के पास आती है। राष्ट्रपति छतरी के नीचे समझाते हैं कि वह पर्ल को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आए हैं। वह खुद को सुधारते हैं, कहते हैं कि वह उन्हें और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देने आए हैं। बारिश में खड़ी पर्ल सुनती है जब वह स्वीकार करता है कि वह लगातार कर्ज बढ़ा रहा है। वह उसकी ओर मुड़ती है, उसके चेहरे पर पिछले संघर्ष की थकान है। पर्ल दूसरी ओर देखती है और पूछती है कि वह किस तरह का कर्ज उसे दे सकता है। वह कहती है कि लोगों की जान बचाने पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अचानक वह दर्द से तेज चीख निकालती है। वर्तमान में पर्ल अचानक मोटे चिपचिपे जाल में फंस जाती है। वह संघर्ष करती है, लेकिन खुद को पूरी तरह से असहाय पाती है।
पराजित इनह्यूमन अपना असली कीट जैसा रूप प्रकट करता है जो जाल का स्रोत है। पर्ल को एहसास होता है कि प्राणी अब भी लड़ रहा है, भले ही वह गिरने के कगार पर है। छत से तेज क्रिस्टल जैसे टुकड़े गिरने लगते हैं। पहला इनह्यूमन छाया से बाहर आता है, ये प्रकट करते हुए कि पूरी लड़ाई एक जाल थी। एक विशाल दांतेदार जबड़ा फंसे हुए उसके ठीक पीछे दिखाई देता है। हीरो! राक्षस पर्ल के कंधे पर जोर से काटता है। वह प्राणी के शक्तिशाली जबड़ों में मजबूती से फंसी हुई है। पर्ल चुनौतीपूर्ण नजरों से देखती है जैसे ही राक्षस की पकड़ उसके चारों ओर कसती है। उसकी आंखें एक नई समझ के साथ चमकती हैं। जाल की प्रकृति को समझते हुए वह देखती है कि जाले एक जटिल जेल थे, सिर्फ एक साधारण फंदा नहीं। पर्ल को एहसास होता है कि विथरों ने पहले ही एक प्राणी को फंसा लिया था। एक ही मुक्के से वह दूसरे अमानवीय को दीवार में पटक देती है। कीट जैसा प्राणी पराजित पड़ा है, उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई है। वह समझती है कि उसके साथी ने उसे बचाने के लिए उस उत्परिवर्ती को कैद किया था। पर्ल विथरो के अप्रिय व्यक्तित्व के बारे में सोचती है जब वह गिरे हुए राक्षस के पास जाती है। वह प्राणी से कहती है कि जब वे परलोक में मिले तो उसके दोस्त से माफी मांगे। उसकी आंखों से एक अंधाधुंध प्रकाश की किरण निकलती है जो कच्ची शक्ति से भरी होती है। ऊर्जा की किरण प्राणी को मारती है, लड़ाई को एक शानदार चमक में समाप्त करती है। बाहर तूफान विशाल क्षतिग्रस्त क्रूज जहाज के चारों ओर उग्र हो रहा है। एक शक्तिशाली प्रकाश की चमक जहाज के किनारे से फूटती है। ये किरण जहाज के ढांचे को चीरती हुई मलबा उड़ाते हुए निकलती है। यह अंधेरे महासागर में फैलती है, तूफानी रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। झटका हेलीकॉप्टर को जोर से हिलाता है, जेम्स और पायलट को फेंक देता है। जेम्स घबराहट में पायलट को दरवाजे खोलने का आदेश देता है। ये देखने की जरूरत है कि क्या हुआ। पर्ल विनाश के बीच अकेली खड़ी है, उसका चेहरा थका हुआ है। वह जहाज की दीवार में बने विशाल चमकते हुए छेद की ओर देखती है। जेम्स हेलीकॉप्टर से बाहर लड़खड़ाते हुए निकलते हैं। उनके चेहरे पर सदमे की सफेदी है। वह क्रूज जहाज के किनारे पर बने विशाल छेद को अविश्वास से देखते हैं। मलबे के भीतर से एक अकेला व्यक्ति तेज रोशनी से बाहर आता है। पर्ल डेक पर चलती है, उसका मिशन आखिरकार खत्म हो गया है। वह अपना ईयरपीस निकालती है, उसकी नजरें स्तब्ध अधिकारी पर टिकी हैं। नायक जेम्स के पास आता है जो बारिश से भीगे हेलीपैड पर जमे खड़ा है। वे आमने सामने खड़े होते हैं, मौन में अनकही पीड़ा भारी है। जैसे ही पर्ल बोलती है, जेम्स का संयम आखिरकार टूट जाता है। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है, अपने दोस्त के खोने से अभिभूत। पर्ल चुपचाप देखती है जबकि जेम्स डेक पर रोता है। उसका चेहरा शुद्ध पीड़ा और दुहक का मुखौटा है। दृश्य एक सुरक्षित भूमिगत सरकारी बंकर में बदल जाता है। एक अधिकारी को एक कॉल प्राप्त होता है। उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा होता है। वो फोन को जोर से पटक देता है। खबर की ताकत से कमरा हिल जाता है। वह आदमी कमांड सेंटर के दरवाजे जोर से खोलता है, अपना संदेश देने के लिए बेताब। वह तनावपूर्ण बैठक में लड़खड़ाते हुए प्रवेश करता है, सांस के लिए हाँफते हुए। जैसे ही सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं, वह रिपोर्ट करता है कि पर्ल ने जहाज को सुरक्षित कर लिया है और सभी जीवित बचे लोगों को बचा लिया है। राष्ट्रपति आश्चर्यचकित राहत में घूरते हैं जबकि सीनेटर मार्कस का चेहरा भावहीन रहता है। पूरा कमरा मिशन की सफलता का जश्न मनाते हुए जोरदार जयकारे में फूट पड़ता है। जबकि राष्ट्रपति राहत में झुक जाते हैं, मार्कस ठंडी नजर से जश्न को देखते हैं। अधिकारी अंततः राहत की सांस लेते हैं जब राष्ट्रपति और मार्कस एक तनावपूर्ण नजर का आदान प्रदान करते हैं। गुलाबी बालों वाला एक आदमी ठंडी नजरों के साथ अचानक प्रकट होता है, जिससे अधिकारी चुप हो जाता है। कमरे का माहौल फिर से बदल जाता है जब राष्ट्रपति और मार्कस इस नए घटनाक्रम का सामना करते हैं। जश्न थम जाता है और उसकी जगह एक गंभीर और अनिश्चित माहौल ले लेता है। एक समाचार प्रसारण पुष्टि करता है कि एसएस ओपेरा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा में डॉक कर चुका है। दृश्य एक युवा व्यक्ति की ओर बदलता है जो खुशी से नूडल्स का एक बड़ा कटोरा खा रहा है। वह बिना किसी चिंता के अपना चेहरा भरते हुए समाचार रिपोर्ट देखता है। बाथरूम में गुलाबी बालों वाला आदमी अपने फोन को चिढ़े हुए चेहरे के साथ स्क्रॉल करता है। वह खुद से बड़बड़ाता है, नाराज कि किसी ने उसकी हिदायतों का पालन नहीं किया। वह अपने दोस्त लिम कांग को पुकारता है, जबकि समाचार एक गिरे हुए नायक के लिए संवेदना व्यक्त करता है। लिम कांग चिल्लाने से चौंक जाता है, मासूमियत से पूछता है कि क्या उसे टॉयलेट पेपर चाहिए। दरवाजे के पीछे से वह आदमी गुस्से में याद दिलाता है कि उसे इंतजार करने के लिए कहा गया था। लिम कांग की चंचल अभिव्यक्ति गायब हो जाती है और उसकी जगह गंभीर चिंता का भाव आ जाता है। वह अचानक घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने सारा रेमन खा लिया है और उसे और बनाना होगा। गुलाबी बालों वाला आदमी गुस्से में बाहर निकलता है, ये देखकर कि उसका खाना गायब है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। उसका एक आंख गुस्से से सिकुड़ जाता है, टकराव के लिए तैयार। वह रुक जाता है, ये देखकर कि लिम कांग टेलीविजन को ध्यान से देख रहा है। समाचार सुपरह्यूमन गैलन विथरो की मृत्यु की रिपोर्ट कर रहा है। प्रसारण विथरो के वीर करियर और पर्ल के साथ उसकी साझेदारी का विवरण देता है। जो गुलाबी बालों वाला आदमी इन खबर से स्तब्ध है, ये समझते हुए कि यहां तक कि एक महाशक्तिशाली भी गिर सकता है। लिम कांग चुपचाप अपनी खाली कटोरी लेकर उठता है। दुखद समाचार अभी भी चल रहा है। दोनों दोस्त और रेमन बनाने को लेकर बहस करते हैं। उनके ऊपर समाचार की गंभीरता छाई हुई है। एक छत पर एक आदमी अपने साथी से कहता है कि सुपरह्यूमन अजेय नहीं होते। वह अनुमान लगाता है कि पर्ल और विथरो ने अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ी होगी। उसका साथी सोचता है कि क्या सेंट पर्ल वास्तव में उतनी ही शक्तिशाली है जितना लोग कहते हैं।
आदमी खुलासा करता है कि उसने एक बार उसकी लड़ाई के दौरान उससे सामना किया था। एक फ्लैशबैक में वह याद करता है कि उसने उसकी लड़ाई देखी थी, इससे पहले कि उसने उसे जाने दिया, भले ही उसे शक था। वह उसके अजीब फैसले पर विचार करता है, सोचता है कि वह किस तरह की व्यक्ति है। वह अपने दोस्त से कहता है कि अगर पर्ल ने उस पर हमला किया होता तो वे कभी नहीं मिलते। वह चला जाता है, अपने साथी को उसके शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। हुड पहने व्यक्ति स्वीकार करता है कि भले ही वह झूठ बोल रहा हो, सेंट पर्ल फिर भी डरावनी है। आदमी आरोप को हंसी में उड़ा देता है, लेकिन उसका दोस्त जानता है कि यह बस एक और झूठ है। दृश्य एक कार की ओर बदलता है जो फ्लोरिडा हाईवे पर तेजी से जा रही है, जबकि एक आदमी घबराहट में कॉल करता है। यह जेम्स है जो किसी बेन नाम के व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। एक उनींदा बेन जवाब देता है। जेम्स से एक अनजान नंबर पर सुनकर हैरान होता है। जेम्स बताता है कि यह एक बर्नर फोन है। उसकी आवाज में तात्कालिकता है। वह चौंकाने वाली खबर देता है, मिस्टर विथरो का शरीर गायब हो गया है। बेन बिस्तर में सीधा बैठ जाता है, यह जानने की मांग करता है कि यह कैसे हो सकता है। जेम्स उसे सूचित करता है कि विथरो का अंतिम संस्कार रद्द कर दिया गया है क्योंकि स्थिति और जटिल हो रही है। वह बेन से एसएस ओपेरा की जांच करने के लिए कहता है। अगले दिन की ब्रीफिंग से पहले बेन सहमत होता है, पूछता है कि उसे क्रूज शिप पर क्या देखना चाहिए। विवरण प्राप्त करने के बाद बेन इसे संभालने और डीसी में मिलने का वादा करता है। दोनों व्यक्ति इस बात से क्रोधित हैं कि कोई एक गिरे हुए नायक का इस तरह अपमान करेगा। कहीं और गुलाबी बालों वाला आदमी अकेला एक शांत सड़क पर चलते हुए आह भरता है। वह निराशा में बड़बड़ाता है, अपने लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाने के कारण। एक फ्लैशबैक में एक महिला उसे ईमेल के माध्यम से संपर्क में रहने के लिए कहती है। क्यों समझाती है कि वह अमेरिका लौट रही है और उसे गुजारा करने के लिए पैसे भेजेगी, लेकिन वह उसे यह भी सलाह देती है कि पैसे बर्बाद न करे और एक पार्ट टाइम नौकरी कर ले। वर्तमान में वह पैसे की कमी के बारे में बड़बड़ाता है, अपने दोस्त की भूख को दोष देते हुए। वह अपने फोन को घूरता है, चिंतित है कि उसकी बहन उसके ईमेल का जवाब नहीं दे रही है। नए संकल्प के साथ वह तय करता है कि अब समय आ गया है कि वह स्वतंत्र बने और अपना पैसा कमाए। उसकी आंखें संकल्प के साथ सिकुड़ जाती हैं, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। गुलाबी बालों वाला एक आदमी एक टेलीफोन पोल पर एक फ्लायर देखता है। पोस्टर एक आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का विज्ञापन करता है जिसमें एक बड़ा नकद इनाम है। वह फ्लायर को घूरता है, उसके दिमाग में एक योजना बनने लगती है। मुड़कर वह अपना फोन निकालता है और एक कॉल करता है। एक पसीने से तरबतर युवा व्यक्ति जवाब देता है, घबराया हुआ और हांफता हुआ। गुलाबी बालों वाला व्यक्ति अपने दोस्त को सोने के बजाय सक्रिय रहने के लिए चढ़ाता है। दोस्त बास्केटबॉल कोर्ट पर है और उसके सहपाठी उसे परेशान कर रहे हैं। उसके दोस्त उससे और लिमकांग की भूख के बारे में शिकायत करते हुए पैसे मांगते हैं। गुलाबी बालों वाला व्यक्ति मुस्कुराता है, खुश है कि उसका दोस्त घुल मिल रहा है और पोस्टर को खंभे से फाड़ देता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि उनके पास रविवार के लिए योजनाएं हैं और उनके डिनर को स्थगित कर देता है। दृश्य डीसी में एसएस ओपेरा घटना के लिए एक ब्रीफिंग रूम में बदल जाता है। एक अधिकारी रिपोर्ट करता है कि अलग थलग पड़े क्रूज जहाज से 150 से अधिक हताहत हुए हैं। वह समझाता है कि नुकसान को ऊपरी डेक तक सीमित कर दिया गया था, जिससे आगे के नुकसान को रोका जा सका। ये विशेष बलों के प्रयासों के कारण संभव हुआ जिन्होंने प्राणियों से मुकाबला किया। डेक पर तीव्र लड़ाई ने सफलतापूर्वक इनह्यूमन्स का ध्यान आकर्षित किया। इस ध्यान भटकाव ने यात्रियों को निचले स्तरों पर सुरक्षित भागने की अनुमति दी। अधिकारी गंभीरता से कहते हैं कि हालांकि सैनिक गिर गए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पर्ल और एक अन्य व्यक्ति गंभीर भावनाओं के साथ रिपोर्ट सुनते हैं। ब्रीफिंग फिर बोर्ड पर इनह्यूमन्स की प्रकृति की ओर मुड़ती है। वह बताता है कि सबसे बड़ी गलती एक के बजाय दो अमानवीयों का सामना करना था। अधिकारी अपने चश्मे को ठीक करते हैं, पर्ल की रिपोर्ट से पढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन पर्ल बीच में ही रोक देती है, घटनाओं का अपना विवरण देने का निर्णय लेती है। उसकी अचानक हस्तक्षेप से अधिकारी चौंक जाते हैं। वह पहले प्राणी को मकड़ी प्रकार का अमानवीय बताते हुए शुरू करती है। पर्ल इसके जाले फेंकने और तेज अंगों से हमला करने की क्षमता का वर्णन करती है। वह निष्कर्ष निकालती है कि इस मकड़ी प्रकार ने विथरो पर अंतिम प्रहार किया। हालांकि वह यह भी नोट करती है कि यह उसे एक निष्पक्ष लड़ाई में हराने के लिए न तो पर्याप्त मजबूत था और न ही तेज। पर्ल का अनुमान है कि विथरो को दूसरे राक्षस द्वारा थका देने के बाद घात लगाकर मारा गया था। फिर वह दूसरे प्राणी को गिरगिट प्रकार का बताती है जो रूप बदल सकता था। पर्ल याद करती है कि यह प्राणी विथरो का रूप नकल करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि जब यह उस पर हमला कर रहा था। वह यह अनुमान लगाती है कि विथरो को प्राणी की रूप बदलने की क्षमता के कारण घात लगाकर मारा गया। बेन निराशा में अपना सिर पकड़ लेता है। लड़ाई के विवरण सुनना उसके लिए दर्दनाक है। एक अधिकारी नोट करता है कि यह घटना अमानवीयों के बारे में एक लंबे समय से चली आ रही सिद्धांत का समर्थन करती है। वह बताते हैं कि इनह्यूमन विभिन्न जीवों के गुणों वाले राक्षस होते हैं। हालांकि एसएस ओपेरा घटना नए सवाल उठाती है, जैसे कि दो एक ही जगह पर क्यों थे। फिर वह सबसे बड़ी समस्या का खुलासा करते हैं, श्री विथरो के शरीर का गायब होना। पर्ल एक दृढ़ नजर से इस गंभीर खबर की पुष्टि करती है। अधिकारी स्पष्ट करते हैं कि केवल विथरो का शरीर गायब हुआ, जबकि अन्य सभी को नहीं छुआ गया। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर को सरकार की टीम के जहाज पर पहुंचने से पहले ले जाया गया था। बेन व्यंग्यात्मक रूप से उन असंभव परिदृश्यों की सूची बनाते हैं कि शरीर कैसे गायब हो सकता था। चूंकि इनमें से कोई भी समझ में नहीं आता, अधिकारी सबसे संभावित व्याख्या की ओर मुड़ते हैं। पर्ल निष्कर्ष निकालती है कि जहाज पर किसी ने शरीर चुरा लिया होगा। अधिकारी पुष्टि करते हैं कि यह बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे उनके पास कोई सुराग नहीं बचा। वह बेन की ओर मुड़ते हैं, उससे पहले किए गए अनुरोध के बारे में पूछते हैं। बेन रिपोर्ट करता है कि उसने जहाज के सभी सीसीटीवी फुटेज की डेटा रिकवरी का अनुरोध किया है।
वह उम्मीद करता है कि उसे उस घटना हॉल की फुटेज में सुराग मिलेंगे जहां विथरो गिरा था। तीनों एक दृढ़ नजर साझा करते हैं, अपराधी को खोजने की कसम खाते हुए। दृश्य एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बदल जाता है जो एली कप आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का विज्ञापन कर रही है। एक इंटरनेट कैफे में पुरुषों का एक समूह प्रस्तावित विशाल पुरस्कार राशि को देखता है। एक आदमी कमजोर प्रतिद्वंद्वियों से भरे बेकार टूर्नामेंट्स की शिकायत करता है, हालांकि वह मानता है कि पुरस्कार राशि बहुत लुभावनी है। गड़बड़ कर दी। एक नई योजना के साथ वह अपने आदमियों को पूरे गंडो गिरोह को इकट्ठा करने का आदेश देता है। दो प्रतियोगी एक गर्म मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाते हैं। उद्घोषक बताते हैं कि भारी भीड़ के कारण एक तेज प्रारंभिक दौर की आवश्यकता है। अंतिम 16 बचे हुए प्रतिभागियों को मुख्य टूर्नामेंट के लिए यादृच्छिक रूप से मिलाया जाएगा। वह विशाल नकद पुरस्कारों का विवरण देते हैं जिसमें विजेता एक बड़ी राशि घर ले जाएगा। पहले का गुलाबी बालों वाला आदमी विशाल भीड़ को देखकर घबराया हुआ लगता है। उसका दोस्त अपने पेट को पकड़ता है, सोचता है कि कहीं उसकी चिंता उसे प्रभावित तो नहीं कर रही। गुलाबी बालों वाला आदमी अपना फोन चेक करता है, चिंतित है कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें गुलाबी बालों वाले आदमी की दृढ़ नजर दिखाई देती है। वह लिम कांग को समझाता है कि एक सेलिब्रिटी को देखना टूर्नामेंट जितना ही महत्वपूर्ण है। एक समाचार रिपोर्ट की पुष्टि करती है कि हॉलीवुड स्टार केचपमैन कोरिया का दौरा कर रहे हैं। लिम कांग स्वीकार करते हैं कि उन्हें टूर्नामेंट की परवाह नहीं है, लेकिन उनका दोस्त जोर देता है कि यह महत्वपूर्ण है। गुलाबी बालों वाला आदमी उनका कार्यक्रम बताता है जो सुबह 9 बजे की प्रारंभिक प्रतियोगिताओं से शुरू होता है। वह उनकी योजना का विवरण देता है कि कैसे वे पुरस्कार राशि जीतेंगे और 5 बजे तक हवाई अड्डे पहुंचेंगे। लिम कांग ऑटोग्राफ के बारे में पूछता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि केवल तैयार लोग ही सफल होंगे। वह सेलिब्रिटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मिलते जुलते फैन शर्ट्स दिखाता है जिसे लिम कांग जीनियस कहता है। गुलाबी बालों वाला आदमी मुस्कुराता है, आत्मविश्वास से भरा कि उनका व्यस्त दिन सफल होगा। वर्तमान में वापस एक उद्घोषक प्रतियोगी नंबर 82 को बुलाता है। गुलाबी बालों वाला आदमी समझता है कि उसका दोस्त लिम कांग गायब प्रतियोगी है। वह लिम कांग को लात मारता है, उसे जल्दी करने के लिए कहता है ताकि वह अयोग्य न हो जाए। जैसे ही लिम कांग दौड़ता है, उसका दोस्त चिंतित होता है कि उसके बारे में सब कुछ एक बाधा है। लिम कांग उलझन भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़ता है। उसका दोस्त उसे प्रोत्साहन देते हुए चिल्लाता है, उसे अपनी ट्रेनिंग याद रखने के लिए कहता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वह लिम कांग को अपनी ताकत को नियंत्रित करने और ऐसा दिखाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है जैसे वह संघर्ष कर रहा हो। लिम कांग को याद आता है कि उसे संदेह से बचने के लिए अपनी अलौकिक क्षमताओं को छुपाना होगा। अचानक उसका ध्यान अपने पहले प्रतिद्वंद्वी की ओर जाता है। एक विशालकाय आदमी शिकायत करता है कि उसे इतने छोटे प्रतियोगी के साथ जोड़ा गया है। वह आदमी लिम कांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपनी कलाई का ध्यान रखना। उद्घोषक प्रारंभिक मैच शुरू करने के लिए बुलाता है। दोनों प्रतियोगी हाथ मिलाते हैं, मैच के लिए तैयार होते हैं। लिम कांग अपनी शक्ति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी पकड़ को महसूस करता है और गंभीर हो जाता है। मैच शुरू होता है और बड़ा आदमी पूरी ताकत से धक्का देता है। आदमी का चेहरा मरोड़ खाता है जब उसे एहसास होता है कि वह हारने वाला है। अचानक शक्ति के विस्फोट के साथ लिम कांग अपने प्रतिद्वंद्वी की बांह को नीचे पटक देता है। प्रभाव की ताकत से आर्म रेसलिंग टेबल की सतह टूट जाती है। लिम कांग अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को चिल्लाते हुए देखता है। स्तब्ध रेफरी नंबर 82 को मैच का विजेता घोषित करता है। भीड़ भ्रम में बड़बड़ाती है, तेज आवाज और हवा के झोंके के बारे में सोचती है। लिम कांग का दोस्त अपने धूप के चश्मे को ठीक करता है। उसकी आंखें ताकत के प्रदर्शन से चौड़ी हो जाती हैं। ब्रीफिंग रूम में पर्ल पहले जीव को मकड़ी प्रकार का अमानवीय पहचानती है। वह इसके हमलों का विवरण देती है जिसमें जाले फेंकना और तेज चाकू जैसे टेंटिकल्स का उपयोग करना शामिल है। पर्ल निष्कर्ष निकालती है कि मकड़ी प्रकार ने उसके गिरे हुए साथी को अंतिम प्रहार किया। वह याद करती है कि यह मजबूत था लेकिन निष्पक्ष लड़ाई में विथरो को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। उसका सिद्धांत है कि विथरो को दूसरे राक्षस द्वारा थका देने के बाद घात लगाकर हमला किया गया था। फिर पर्ल दूसरे प्राणी को आकार बदलने की क्षमताओं वाले गिरगिट प्रकार के रूप में वर्णित करती है। उसे याद है कि वह उसके ऊपर हमला करते समय भी विद्रोह के रूप की नकल करने की कोशिश कर रहा था। इससे उसे लगता है कि विद्रोह को शायद उसके रूप बदलने से धोखा दिया गया था। बेन अपना सिर पकड़ लेता है। लड़ाई के विवरण सुनना उसके लिए असहनीय हो जाता है। एक अधिकारी खड़ा होता है और कहता है कि यह घटना अमानवीयों के बारे में एक लंबे समय से चली आ रही थ्योरी का समर्थन करती है। वह बताते हैं कि इनह्यूमन विभिन्न जीवों के गुणों वाले राक्षस होते हैं। अधिकारी नोट करते हैं कि एसेस ओपेरा घटना नए सवाल उठाती है, जैसे कि दो एक ही जगह पर क्यों थे। फिर वह सबसे बड़ी समस्या का खुलासा करते हैं, श्री विथरो के शरीर का गायब होना। पर्ल गंभीरता से एक शब्द में खबर की पुष्टि करती है। अधिकारी स्पष्ट करते हैं कि केवल विथरो का शरीर गायब हुआ जबकि अन्य सभी को नहीं छुआ गया। वह निष्कर्ष निकालता है कि शरीर को सरकार की टीम के जहाज पर पहुंचने से पहले ले जाया गया था। बेन व्यंग्यात्मक रूप से असंभव परिदृश्यों की सूची बनाता है कि शरीर कैसे गायब हो सकता था। अधिकारी उन विचारों को खारिज कर देता है और सबसे संभावित व्याख्या की ओर मुड़ता है। पर्ल निष्कर्ष निकालती है कि जहाज पर किसी ने शरीर चुरा लिया होगा। अधिकारी पुष्टि करता है कि यह बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे उनके पास कोई सुराग नहीं बचा। वह बेन की ओर मुड़ता है और उससे पहले की गई एक अनुरोध के बारे में पूछता है। टूर्नामेंट में वापस उद्घोषक एक घमंडी हाई स्कूल के छात्र नाम गंगमू को पेश करता है। उसका प्रतिद्वंद्वी चोई तायक इस मुकाबले को लेकर गुस्से में दिखता है। भीड़ इस स्पष्ट प्रतिद्वंद्विता को लेकर उत्साहित है। उद्घोषक प्रतियोगी नंबर 14 को बुलाता है लेकिन वह कहीं नहीं दिखता। उसका प्रतिद्वंद्वी लंबे काले बालों वाला एक आदमी धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। उद्घोषक इंतजार कर रहे आदमी को नंबर 127 पार्क गंडो के रूप में पेश करता है।
घोषक समय की कमी का हवाला देते हुए शेष मैचों को जल्दी से निपटाते हैं। अंतिम टूर्नामेंट ब्रैकेट का खुलासा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि आश्चर्यजनक रूप से कई हाई स्कूल के छात्र आगे बढ़ गए हैं। घोषक नॉकआउट चरण की शुरुआत की घोषणा करता है, फाइनलिस्ट के चेहरे दिखाते हुए। इस बीच एक हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, जबकि एक यात्री एक लंबे समय से चल रहे सर्दी की शिकायत करता है। अंदर अभिनेता मैट डियोन अपने प्रबंधक से अपनी असुविधाजनक सुपरहीरो पोशाक के बारे में शिकायत करते हैं। उसकी प्रबंधक रोज उसे उसके अनुबंध और उसके प्रशंसकों की याद दिलाती है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। डियोन नाटकीय रूप से सहमत होता है, अपने प्रशंसकों के लिए केचप मैन के रूप में उपस्थित होने की कसम खाता है। रोज उसे नाटक छोड़ने के लिए कहती है तो डियोन कुछ और आराम करने का फैसला करता है। विमान बादलों के ऊपर अपनी लंबी यात्रा जारी रखता है। टूर्नामेंट में वापस दो प्रतिद्वंद्वी हाथ मिलाते हैं, अपने मैच की शुरुआत के लिए तैयार। चोइतेक का सामना नाम गांग मू से होता है, जो टेबल के उस पार से उसे चिढ़ाता है। चोइतेक उसे चेतावनी देता है कि वह लड़ाई न करे, क्योंकि उन्होंने पहले ही परिणाम तय कर लिया है। लेकिन नाम गांग मू मुस्कुराता है, सुझाव देते हुए कि उसे ही आगे बढ़ना चाहिए। वह अपने दोस्त की अधिकारिता को चुनौती देता है, दावा करते हुए कि वह हमेशा से दोनों में से अधिक मजबूत रहा है। एक दर्शक समझता है कि मूली हेड अपने ही साथी के खिलाफ गंभीरता से लड़ने की योजना बना रहा है। वह बताता है कि चश्मा उतारना इस बात का संकेत है कि वह असली लड़ाई के लिए तैयार है। एक और दोस्त सच्चाई बताता है, वह बस अपनी कोमल दिखने वाली आंखों को लेकर असुरक्षित है। नजदीकी दृश्य में नम गंगमू की आश्चर्यजनक रूप से दयालु आंखें दिखाई देती हैं। चोई ताइक अपने प्रतिद्वंद्वी के संकल्प को देखता है, ये महसूस करते हुए कि उनकी दोस्ती दांव पर है। रेफरी बहुप्रतीक्षित मैच शुरू करने की तैयारी करता है। लड़ाई की आवाज के साथ दोनों ताकतवर अपनी तीव्र संघर्ष शुरू करते हैं। एक अन्य मुकाबले में एक साधु जैसे प्रतियोगी अपने प्रतिद्वंद्वी को ध्यान से देखता है। वह लिम कांग से कहता है कि वह उसके भीतर छुपी हुई महान शक्ति को महसूस कर सकता है। साधु दावा करता है कि उनके पास अकल्पनीय ताकत है। अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए वह लिम कांग को अपनी असली ताकत दिखाने की चुनौती देता है। साधु इशारा करता है कि मुकाबला शुरू हो, एक असली लड़ाई के लिए उत्सुक। लिम कांग देखता है, ये जानकर हैरान कि उसका रहस्य पता चल गया है। कहीं और एक चौंकाने वाला उलटफेर होता है जब एक छात्र विश्व रैंकिंग चैंपियन को हरा देता है। पराजित पसंदीदा अविश्वास में घूरता है, बड़बड़ाता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी इंसान नहीं हो सकता। विजेता के गुरु और उनके अनुयायी उसकी जीत के प्रति आश्वस्त होकर उसका उत्साहवर्धन करते हैं। उत्साही अनुयायी अपने अटूट समर्थन को दिखाने के लिए दिल के संकेत बनाते हैं। उद्घोषक का ध्यान फिर से चोई तेक और नाम गांगमू के बीच तनावपूर्ण मुकाबले पर जाता है। नाम गांगमू अपने दांत भींचते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी से हार मानने के लिए कहता है, लेकिन चोई तेक जीत की गर्जना करता है, अपने दोस्त की बांध को नीचे पटकते हुए। उद्घोषक चोई तेक को विजेता घोषित करता है, क्योंकि वह अपने पराजित दोस्त का मजाक उड़ाता है। अगले मैच में भिक्षु और लिम कांग हाथ मिलाते हैं। दोनों उत्सुकता से पसीना बहा रहे हैं। भिक्षु पूरी ताकत से जोर लगाता है, यह देखकर हैरान है कि उसका प्रतिद्वंद्वी 1 इंच भी नहीं हिल रहा। वह अचानक लिम कांग से निकलने वाली एक भारी छायादार शक्ति को महसूस करता है। लिम कांग आसानी से मैच जीत जाता है, जिससे भिक्षु और उसके अनुयायी स्तब्ध रह जाते हैं। अपनी भौं पहुंचते हुए लिम कांग दिखावा करता है कि मैच एक संघर्ष था, जब उसे विजेता घोषित किया जाता है। उद्घोषक आगे बढ़ता है, यह नोट करते हुए कि पार्क गंडू का प्रतिद्वंद्वी अभी भी गायब है। परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों ने प्रतियोगी नंबर 14 को अयोग्य घोषित कर दिया है। पार्क गंडू अगले दौर में स्वचालित रूप से पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। एक टेक्स्ट संदेश सच्चाई प्रकट करता है। उसके आदमियों ने उसके लिए प्रतियोगी 14 का ख्याल रखा। गंडू की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। वो स्थल के माध्यम से चलता है और अपने 2 अधीनस्थों छोई ताइक और नाम गंगमू को देखता है। दोनों आदमी मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है जब वे अपने नेता को देखते हैं। बिना कुछ कहे गंडू नम गांगमू पर एक तेज प्रहार करता है। फिर वह चोई तेक की ओर ध्यान देता है, उसके चेहरे पर उंगली दिखाता है। गंडू एक और शक्तिशाली प्रहार करता है, चोई तेक को मारता है। वह अपने 2 आदमियों के ऊपर खड़ा होता है, जो अब फर्श पर झुके हुए हैं। अन्य प्रतियोगी इस अचानक टकराव को भ्रमित भावों के साथ देखते हैं। गंडू अपने पराजित अनुचरों को निराशा से देखता है। वह उन्हें डांटता है, पूछता है कि क्या वे सोचते हैं कि उनका दयनीय प्रदर्शन एक असली लड़ाई है। उसकी ठंडी नजर उनके प्रदर्शन के प्रति उसकी पूरी घृणा दिखाती है। गंडू मुड़ता है और मंच से जाने लगता है जब उद्घोषक उसे पुकारता है। उद्घोषक उसे चेतावनी देता है कि मंच छोड़ने से हार मानी जाएगी। उद्घोषक और लिम कांग दोनों इस अजीब मोड़ से हैरान हैं। प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, जिसमें सेमीफाइनल मुकाबलों को दिखाया गया है। अगला मैच शुरू होता है चोई तेक बनाम लिम कांग। भीड़ में एक छात्र लिम कांग को अपने स्कूल से पहचानता है। एक समूह बदमाश लिम कांग की चौंकाने वाली सफलता और गंडू के अचानक प्रस्थान के बारे में गपशप करते हैं। चोई तेक अपने प्रतिद्वंद्वी को चेतावनी देता है कि वह आज बहुत खराब मूड में है। वह लिम कांग को धमकी देता है, उसे बिना लड़े जल्दी हारने के लिए कहता है। रेफरी चिल्लाता है, लड़ाई, जैसे ही दोनों प्रतियोगी हाथ मिलाते हैं। चोई तेक हैरान है, यह महसूस करते हुए कि लिम कांग वास्तव में उसका विरोध कर रहा है। लिम कांग अपनी अपार शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए। अचानक एक मोड़ के साथ चोई तेक अप्रत्याशित बल से पीड़ा में चिल्ला उठता है। लिम कांग आश्चर्य से देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह ध्यान नहीं दे रहा था। घोषक रिपोर्ट करता है कि चोई तेक अचानक चोट लगने से गिर गए हैं।
लिमकांग को विजेता घोषित किया जाता है, जो फाइनल में पहुंचते हैं जबकि वह चोट का नाटक करते हैं। घोषक भीड़ को लंबे और कठिन टूर्नामेंट के बाद उत्साहित करता है। आखिरकार एली कप के लंबे समय से प्रतीक्षित फाइनल मैच का समय आ गया है। लिमकांग अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं, जो एक बड़ा और डरावना आदमी है। दृश्य अचानक इंचियोन हवाई अड्डे के टरमैक पर बदल जाता है। एक विशाल राक्षसी पैर जमीन पर जोर से पड़ता है, कंक्रीट को चकनाचूर कर देता है। एक विशाल नीला अमानवीय प्राणी एक धीमी कराह छोड़ता है। गुर्राहट, उसकी उपस्थिति डरावनी। टूर्नामेंट में वापस गुलाबी बालों वाला आदमी अपनी भौंह पोंछता है, अपने दोस्त पर गर्व करता है। वह देखता है कि लिमकांग दूर में अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसका ध्यान दूसरे फाइनलिस्ट और उसके उत्साही समर्थकों की ओर जाता है। गुलाबी बालों वाला आदमी समर्थन के इस दिखावे पर नाक भौं सिकोड़ता है। उद्घोषक घोषणा करता है कि अंतिम मुकाबला शुरू होने वाला है। प्रतिद्वंद्वी अपना परिचय ली मूनगू के रूप में देता है, जो एक मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक है। वह लिमकांग को अच्छे मैच की शुभकामनाएं देता है, जो घबराहट में सहमति जताता है। अंततः उनके हाथ मिलते हैं जब उद्घोषक असहनीय तनाव को बढ़ाता है। रेफरी उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ता है, अंतिम मुकाबला शुरू करने के लिए तैयार। दोनों फाइनलिस्ट एक दूसरे को घूरते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह केंद्रित है। जैसे ही मैच शुरू होता है, गुलाबी बालों वाला आदमी चिंतित होकर लिमकांग को अपनी भूमिका निभाने की याद दिलाता है। भीड़ में साधु और उसके अनुयायी अपने गुरु की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। लड़ो की आवाज के साथ अंतिम आर्म रेसलिंग मैच शुरू होता है। दोनों ताकतवर एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाते हैं। उनकी ताकत से स्टेडियम हिल जाता है। भीड़ में कहीं और गुंडों का एक समूह विजेता से इनाम की राशि छीनने की साजिश रचता है। ली मूनगू के गुरु और अनुयायी किनारे से उसे प्रोत्साहित करते हैं। दोनों फाइनलिस्ट के हाथ पसीने से तर तीव्र पकड़ में बंद हैं। क्लोजअप में ली मूनगू की आंख दिखाई देती है, जो दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। वह अपने दांत भींचता है, यह महसूस करते हुए कि यह अब सिर्फ एक साधारण मैच नहीं है। एक हाथी दिखाई देता है, जो उस पर पड़ रहे भारी दबाव का प्रतीक है। एक प्रतीकात्मक छवि में एक आकृति को एक विशाल मुट्ठी से कुचला जाता हुआ दिखाया गया है। दोनों प्रतियोगी टेबल के पार एक समान संघर्ष में बंद हैं। लिमकांग एक जोरदार चिल्लाहट निकालता है, दबाव के खिलाफ संघर्ष करने का नाटक करते हुए। एक अंतिम सोची समझी धक्का देकर लिमकांग अपने प्रतिद्वंद्वी की बांह नीचे पटक देता है। गुलाबी बालों वाला आदमी प्राकृतिक दिखने वाली जीत का जश्न मनाता है, जबकि ली मूनगू अपनी हार पर गुस्सा करता है। रेफरी लिमकांग का हाथ जीत में उठाता है। घोषक संख्या 82 लिमकांग को टूर्नामेंट का विजेता घोषित करता है। वह नए चैंपियन को बधाई देता है और पुरस्कार राशि के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में पूछता है। लिमकांग घबराते हुए स्वीकार करता है कि उसने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। घोषक दुनिया की हाल की समस्याओं का उल्लेख करता है और अच्छे कारण के लिए दान करने का सुझाव देता है। लिमकांग विचार पूर्वक शब्दों को दोहराते हैं, दुर्भाग्यशाली की मदद करना। उद्घोषक एक चैरिटी बूथ की ओर इशारा करते हैं, ये समझाते हुए कि लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं। बूथ के स्वयं सेवक बच्चों की मदद के लिए दान मांगते हुए संकेत पकड़े हुए हैं। लिमकांग चैरिटी बूथ की ओर देखते हैं, उनका भाव अस्पष्ट है। वह अचानक दान करने की इच्छा की घोषणा करते हैं, जिससे उद्घोषक चौंक जाता है। उद्घोषक उनकी उदार भावना की प्रशंसा करते हुए उन्हें सच्चा चैंपियन कहते हैं। वह पूछता है कि क्या लिमकांग पूरी पुरस्कार राशि दान करेंगे, और वह बिना हिचकिचाए सहमत हो जाते हैं। भीड़ में गुलाबी बालों वाला आदमी बहुत पसीना बहा रहा है, खोए हुए पैसे पर गुस्से में है। कहीं और ली मूनगू अपने गुरु से जीतने में असफल होने के लिए माफी मांगते हैं। उनके गुरु उन्हें रोने से रोकने के लिए कहते हैं, उन्हें उनकी हार की याद दिलाते हैं। वह अपने छात्र को डांटते हैं, कहते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट को कभी आंसू नहीं दिखाने चाहिए। ली मूनगू ऊपर देखते हैं, ये देखते हुए कि उनके गुरु भी रो रहे हैं। दोस्तों की जोड़ी ट्रॉफी हाथ में लिए हवाई अड्डे की ओर जाने की तैयारी करती है। उद्घोषक उन्हें देखता है, उसके चेहरे पर गंभीर भाव है। पहले के गुंडे गुलाबी बालों वाले आदमी को देखते हैं, तैयार हैं अपनी चलो। भीड़ में से गुंडे अचानक दो दोस्तों का रास्ता रोक लेते हैं। उनका नेता एक कठोर धमकी देता है, वादा करता है कि वह उनमें से एक को स्कूल में देखेगा। गुलाबी बालों वाला आदमी चौंक कर समझ जाता है कि ये उसके दोस्त के सहपाठी हैं। वह गुस्से में आगे बढ़ता है, अपने दोस्त को बदमाशों से बचाने के लिए तैयार। लेकिन एक नई आवाज बीच में आती है जब ली मूनगू मुस्कुराते हुए उनके पास आता है। वह लिमकांग की उत्कृष्ट मैच के लिए तारीफ करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी बांह अभी भी सुन्न है। ली मूनगू अपना बिजनेस कार्ड देता है, लिमकांग को अपनी मार्शल आर्ट्स अकादमी में आमंत्रित करता है। लिमकांग विनम्रता से इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, हालांकि उसका दोस्त प्रभावित नहीं लगता। जैसे ही मार्शल आर्टिस्ट्स जाते हैं, उनके मास्टर की नजर लिमकांग पर टिकी रहती है। बूढ़ा मास्टर पास आता है, टूर्नामेंट की ट्रॉफी की प्रशंसा करता है। गुलाबी बालों वाला आदमी अनिच्छा से उसे सौंपता है, उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, कुछ गड़बड़ महसूस होती है। एक झटके में बूढ़ा आदमी और ट्रॉफी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। गुलाबी बालों वाला आदमी अपने सीने को पकड़ता है, अचानक गायब होने से स्तब्ध। लिमकांग का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वह अपने दोस्त को पीछे धकेलता है। मास्टर उनके पीछे फिर से प्रकट होता है और लिमकांग की तेज प्रवृत्ति की तारीफ करता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वह अपनी असली पहचान प्रकट करता है, ओह बांगवोन, अकादमी के संस्थापक। लिमकांग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं उसके सामने अपार शक्ति को पहचानते हुए। ओह बांगवोन उसे यांगपो पर्वत पर उत्तर खोजने के लिए कहता है। मास्टर फिर से गायब हो जाता है, दो दोस्तों को स्तब्ध चुप्पी में छोड़कर। दृश्य इंचियोन हवाई अड्डे के उज्ज्वल धूप वाले टरमैक पर स्थानांतरित हो जाता है।
एक विशाल नीला पैर अचानक रनवे पर जोर से गिरता है, कंक्रीट को चकनाचूर कर देता है। एक विशाल राक्षसी अमानवीय मलबे के ऊपर खड़ा है, धीरे से गुर्राता है। प्राणी अपना सिर पीछे की ओर फेंकता है और एक भयानक दहाड़ छोड़ता है। ऊपर से रनवे पर राक्षस का पैमाना वास्तव में विशाल है। टर्मिनल के अंदर आगमन बोर्ड दिखाता है कि केचप मैन की उड़ान जल्द ही उतरने वाली है। दोनों दोस्त पहुंचते हैं, अभी भी रहस्यमय मास्टर के साथ अपनी मुठभेड़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाबी बालों वाला आदमी उनके खोए हुए ट्रॉफी के बारे में बड़बड़ाता है, जबकि वे सेलिब्रिटी का इंतजार करते हैं। अचानक एक तेज सायरन हवाई अड्डे में गूंज उठता है, उन्हें चौंका देता है। एक आपातकालीन प्रसारण घोषणा करता है कि रनवे पर एक अमानवीय देखा गया है। प्रसारण सभी से आश्रय खोजने का आग्रह करता है, क्योंकि दोनों दोस्त चिंतित नजरें मिलाते हैं। रनवे पर विशाल अमानवीय देखता है जैसे एक विमान लैंडिंग के लिए उतरता है। विमान जो सेलिब्रिटी को ले जा रहा है खतरनाक प्राणी की ओर तेजी से बढ़ता है। राक्षस आने वाले विमान की ओर देखता है, उसके सीने से एक धीमी गड़गड़ाहट निकलती है। वह जमीन पर झुकता है और एक शक्तिशाली और डरावनी दहाड़ छोड़ता है।